यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में एक टॉपिक दिया है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान टॉपिक को जब आप देखेंगे तो इसमें ऊपर से आप जब शुरू करेंगे देखना तो पहला टॉपिक दिया है इसमें भारतीय संविधान, और ये आपकी जीएस में भी होता है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, कर्तव्य। दूसरा दिया है सरकार और राजनीति, ये भी आपके जीएस में होता है, संसद और राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, विधान, विशेषाधिकार, कार्य शक्तियां उनकी, है ना। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आप पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आवाज वगैरह सब सही आ रही है। फिर दिया है न्यायपालिका, फिर दिया है स्थानीय सुशासन, फिर संवैधानिक निकाय। ये टॉपिक्स तो आप जीएस के साथ पढ़ते ही हैं, मतलब जब आप जीएस पढ़ते हैं तो इसको यहाँ अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मत कह दीजिए नहीं हम जीएस पढ़ते ही नहीं है, पहली मरतबा जीएस देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जीएस के साथ जो कॉमन टॉपिक है उन कॉमन टॉपिक्स को इस सेक्शन में हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक ऐसा दिया हुआ है, ये हम डन मानेंगे। एक टॉपिक ऐसा दिया हुआ है जिसका पूरा सिलेबस मैं नोट किया दे रहा हूं, शासन और सार्वजनिक नीति। शासन और सार्वजनिक नीति, और इसके बाद में इन्होंने दिया है क्या क्या पढ़ना है इसमें। सामाजिक क्षेत्र के विकास में, पहला सामाजिक क्षेत्र के विकास में, इसको नोट कर लीजिए। सामाजिक क्षेत्र के विकास में, सामाजिक क्षेत्र के विकास में अब क्या क्या किसकी किसकी भूमिका की बात ये कर रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं सरकार की भूमिका, सिलेबस ऐसे तोड़िए, सरकार की भूमिका। दूसरा ये कह रहे हैं सरकार के बाद में एनजीओज की भूमिका, एनजीओज की भूमिका। और तीसरा कह रहे हैं नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, नागरिक समाज संगठनों की भूमिका। भूमिका, ये सिलेबस हमको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें यह समझना है कि वास्तव में शासन और सार्वजनिक नीति का संबंध क्या होता है, और इसको समझने के बाद सामाजिक क्षेत्र के विकास में हमको सरकार, एनजीओज और नागरिक समाज की भूमिका को पढ़ना है। हाँ, लास्ट का दो टॉपिक है जो अलग है, यू आर राइट दोनों, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जितना जीएस का टॉपिक है जो कि ये प्रस्तावना से लेकर के इसमें फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है ना, कार्यपालिका है, विधानमंडल है, कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, है ना। और एक टॉपिक जो ये वाला आपका दिया है स्थानीय सुशासन दिया और संवैधानिक निकाय, है ना। स्थानीय सुशासन दिया है और वैधानिक निकाय, ये सब जीएस में आपको कवर कर लेना है, पॉलिटी में। हाँ, जीएस की पॉलिटी में आपको कवर कर लेना है, ये टॉपिक हमको ये करना है। जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में भी अभी शासन और सार्वजनिक नीति, तो जब आप एथिक्स में पढ़ते हैं जैसे नागरिक चार्ट के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो सिटीजन चार्ट क्या कहता है, क्या अधिकार देता है, ये यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा। सामाजिक क्षेत्र के विकास में जितनी सरकार योजनाएं चलाती है, जितना सरकार प्रयास करती है किसी भी रूप में, वो सब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। गवर्नेंस से मिलता जुलता थोड़ा सा चेंज सिलेबस है, क्योंकि हेल्थ एंगल देखेंगे इसमें। इसको हम देखेंगे कि जैसे हमारी जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, है ना, कि सरकार की भूमिका, तो सरकार करेगी क्या, तो सरकार क्या करती है, कोई बीमारी होगी तो उसके टीकाकरण के लिए अभियान चलाएगी, बीमारी फैल गई है तो उसके लिए दवाएं बंटवाएगी, बीमारी ना हो प्रिवेंटिव अप्रोच में हॉस्पिटल्स खोलेगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएगी, करेगी कि नहीं। एनजीओज क्या करते हैं, एनजीओज भी बहुत सारे क्षेत्रों में अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और नागरिक समाज संगठन, तो इनको हमको पढ़ना है। बात यह है कि ये जीएस के साथ कॉमन है, तो एक सब्जेक्ट में ऐसा तो होगा नहीं कि 50 सवाल पूछ ले। तो जीएस में ये दो जगह है, लेकिन दोनों जगह ऐसा तो है नहीं कि वहां भी फंडामेंटल राइट पूछे, यहां भी फंडामेंटल राइट पूछे, दो जगह नहीं पूछेगा। तो पॉलिटी में मान के चलिए कि अगर उसको इस पेपर को कवर करना है तो यहां से सवाल ज्यादा दे सकता है, क्योंकि ये तो कॉमन हो जाएंगे। ये सिलेबस हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे शासन और सार्वजनिक नीति, ठीक है। तो जो आप बता रहे थे है वही गवर्नेंस ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ एंगल हमको ऐड करना है, और थोड़ा सा फिल्म्स के हिसाब से पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा एथिक्स भी आएगा, जैसे कुछ टर्म्स हैं सुमेलित करने में दे दिए जाए, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसी की सार्वजनिक क्षेत्र
के विकास में सरकार की भूमिका को देखने से पहले एक मिनट रुकिए जरा, ये सब काम एक साथ आ जाते हैं। एक्चुअली आप लोगों की किताब वो प्रिंट होने गई है, अब वो पहले जो बात किया था वो रेट बढ़ा दे रहा है। हमको उसमें किताब में कुछ हमको नहीं बचता है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी कास्टिंग लगे वो निकल जाए, हमारा जो भी बस जितना वहां प्रिंट हो, और जो दौड़ धूप ये लोग करते हैं वो ये ना लगे कि जेब से लग जाए। बाकी आप लोगों को दे दी जाए, जिनको खरीदना हो खरीद लें, जिनको हमको देना दे दे। वो बढ़ा दिया है, वही अब आ रहा है, क्या बताया जाए। हाँ यही है प्रकाशक, यही को। कुछ लोग अपनी बातों से बदल मुकर जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे दो तरफा बात करते हैं। पहले जब हम उस बुक को कहे कि ये बुक महंगी पड़ रही है, तो कहे कवर पेज महंगा पड़ रहा है। अब जब ये बुक मोटी हो गई है तो हम कह रहे हैं वो महंगी पड़ रही है, तो कहे कवर पेज तो उतने का ही है, अब बुक मोटी हो गई है इसलिए महंगा पड़ रहा है। भाई पर पेज कास्टिंग आप लो, और उसमें जो कवर पेज लग रहा है वो ठीक है। अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने इनको फाइनल कर दिया है। ठीक, तो हमको जैसे सबसे पहले गवर्नेंस को हम समझेंगे, शासन को हम समझेंगे। तो शासन क्या होता है आप लोग बताइए, आप क्या जानते हैं? इसमें मत देखिए, अपनी लैंग्वेज में बताइए। जो नीति निर्माण करते हैं, नीति निर्माण करने का कार्य किसका होता है? अरे नीतियां कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो शासन क्यों आप बोल रहे हो? गवर्नेंस पूछ रहे हैं, शासन क्या है? जो नीतियां गवर्नमेंट बनाती है उसको किस तरीके से लागू किया जाता है, उसका जो तरीका होता है उसको गवर्नेंस बोला जाता है। जिसको गवर्नेंस बोला जाता है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर होता है आप लोग भी बताइए। जो नीतियों का पालन करवाए, ठीक है, अर्चना कह रही है शासन जो नीतियों का पालन करवाए, है ना। शासन का सीधा मतलब होता है कि निर्णय तो वो लेगा ही, और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए, इसमें भी हाँ पब्लिक में ही किया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ कार्यपालिका, बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? कार्यपालिका बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये नीतियों को लागू करते हैं। पॉलिसी मेकिंग, जैसे कल आप पूछ रहे थे हमसे कि आरओ की पोस्ट में क्या है, तो आरओ की पोस्ट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आरओ जहां से पॉलिसी ओरिजिनेट होती है, जहां से पॉलिसी बनना स्टार्ट होती है, तो वहां समीक्षा अधिकारी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। क्योंकि वो जो पेपर बनेगा, भाई मंत्री जी ड्राफ्ट थोड़ी ना बनाते हैं, जो ड्राफ्ट बनेगा कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो वहां से ओरिजिनेट होता है, वहीं से चलता है। ठीक है, डिसीजन जाके मंत्री जी लेंगे, डिसीजन जाके विधानसभा में होगा या वहां पर लोकसभा में होगा, जहां पर भी होगा, लेकिन वो बनना कहां से शुरू होगा? वो मशीनरी यही, तो इसको क्या बोला जाता है? शासन बोला जाता है ना। शासन में काम करते हैं ये लोग ना, नोट करिए थोड़ा सा। शासन निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। शासन क्या है? निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया। एक लाइन में लिखिए, निर्णय लेने और उन निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया। हमको मेंस के लिए तो यहां पढ़ना नहीं है, हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बस ये। हाँ, जो सरकार में होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे जो लोग हैं, जैसे कोई, अब उत्तर प्रदेश सरकार तो वो भी लिखे रहते हैं लेखपाल लोग भी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार एसडीएम भी लिखे रहते हैं, डीएम भी लिखे रहते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन तब पूछा करो जब एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर वो पूरा गड़बड़ा जाता है। आप टीचिंग करते हो ना, आप टीचर हो ना, समझ रहे हो ना मेरी पीड़ा। बीच में जब एकदम से बम्बारमेंट हो जाता है, तो अब मैं ना बोलूं, निगलेक्ट कर दूं तो आपको बुरा लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा लास्ट में पूछा करो, कोई भी, है ना।
और ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वही होता है जो गाड़ी में लिखा रहता है। गाड़ी में हाई कोर्ट लिखा रहता है तो हाई कोर्ट नहीं बन जाती गाड़ी, है ना। स्प्लेंडर में लिखा रहता है। एक मैंने स्कूटी देखी तो उसमें लिखा था न्यायाधीश हाई कोर्ट। स्कूटी मैंने देखी, न्यायाधीश हाई कोर्ट, यही लिखा था, यही वर्डिंग थी। एक तो न्यायाधीश अपने आप में, उसमें हाई कोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, और दूसरा वो न्यायाधीश हाई कोर्ट लिखा हुआ था। ये अजीब अजीब है भाई, स्कूटी पे लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो शासन आपको ये समझ में आ गया कि कानून, हाँ ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उन निर्णयों को लागू करने का तरीका, है ना, ये दो चीज है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें राज्य, नागरिक समाज और बाजार शामिल है। इट इन्वॉल्व द स्टेट, it involves the state, civil society and the market. It involves the state, civil society and the market. एक शब्द है सुशासन। सुशासन क्या होता है? सुशासन मतलब अच्छी गवर्नेंस, जहां पे पॉलिसी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, हर चीज ईमानदारी से करने दी जाती है, जिसे रामराज का सुशासन बोल सकते हैं। रामराज का सुशासन बोल सकते हैं। अब अगर देखिए प्रश्न कैसे आएगा, हमारा फोकस कहां होना चाहिए? प्रश्न पे। हमको ये कोई मतलब नहीं है कि हमको क्या आता है। अगर वो कह दे कि एक स्टेटमेंट दे दे कि जो शासन है वो केवल सरकार तक सीमित होता है, तो आप कहिए कि नो, शासन केवल सरकार तक सीमित नहीं होता है। अगर ये कहे सरकार तक केवल सीमित होता है तो नहीं होता है। सही बात क्या है कि वो सरकार तक सीमित नहीं होता है। शासन के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा कि क्या क्या शामिल है, शासन में राज्य शामिल है, नागरिक समाज शामिल है, शासन में मार्केट शामिल है, वो भी सारी चीजें आती हैं। तो शासन के अंतर्गत कई स्तर आप कह सकते हैं, कारपोरेट कह सकते हैं, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं, नेशनल यानी राष्ट्रीय कह सकते हैं, और लोकल भी कह सकते हैं। शासन हर लेवल पे, और हमारी कोशिश क्या है, उसको डिसेंट्रलाइज करना। भाई हम यही तो, खैर इस समय डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस समय तो दिक्कत है, इस समय तो केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। इस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसमें सत्ता एक जगह पे केंद्रित हो रही है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार बढ़ने में सबसे बड़ा कारक यही होता है कि एक जगह पर जब चीजें केंद्रित हो जाती हैं तो सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, तो वो जो करेगा, जैसा सोचेगा वही होगा। अब उसको फिर जब और उसका लेवल बढ़ता है, डिग्री बढ़ती है, तो उसको तानाशाही कहा जाता है, और डिग्री बढ़ जाती है तो फिर और वो क्रूर रूप ले लेता है। तानाशाही तो क्रूर रूप ही है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए जैसे गांधी ने क्या कहा, बापू का कहना था कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, है ना। तो वो हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे। वो बात करते थे कि हम जितने छोटे लेवल पर जाके शासन चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर का वितरण हो जाता है ना। तो वहां पर एक जगह नहीं है, तो एक जगह नहीं है तो तानाशाही नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास है और हर व्यक्ति की भागीदारी हो जाएगी। बात समझ में? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, कानून का पालन। इसीलिए मैंने कहा था जब एथिक्स की बात आप करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दिया। तो गुड गवर्नेंस की जब बात हम करेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना, उसमें लायबिलिटी आएगी, उसमें हाँ ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। उसमें जनता के अधिकारों की बात आएगी, जनता के हितों की बात आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो शासन के ये स्तर हो गए। आपके मोहल्ले में सड़क कहां बनेगी, इसका निर्णय लेना और उसे बनवाना शासन का ही हिस्सा है। अब अगर इस सड़क को बनवाने में या हॉस्पिटल को बनवाने में गांव के लोगों से भी पूछा जाए, पूछा भी जाता है, प्रधान जी से कहा जाता है कहां बनवाया जाए, लेकिन प्रधान जी अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। प्रधान जी इस जगह पर बनवा लेंगे, जहां पर उनके घर में मेहमान आए तो उसी जगह पे वो बनवा देंगे, 1-2 कमरा वो यूज करेंगे। गांव में हॉस्पिटल अब खुलने लगे हैं, नहीं तो हॉस्पिटल बने रहते थे, बिल्डिंग पड़ी रहती थी, भैंस बांधी जाती थी उसमें। सच्चाई बता रहा हूं मैं। हाँ, अभी 10 सालों से लगभग ये परिवर्तन हुआ है कि डॉक्टर्स वगैरह बैठने लगे हैं, नहीं तो उसे भैंस बांधी जा रही है उसमें। किराने की दुकान अपना चल रही है, हॉस्पिटल्स में, पंचायत भवन में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, है ना, कम्युनिटी हेल्थ जो सेंटर होते हैं उसमें ये सब होता है। ठीक है, तो शासन में सरकार भी शामिल है, क्योंकि नीतियों को बनाने का काम करेगी, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है वो बनाएगी। नागरिक समाज है, नागरिक समाज दबाव डाल सकता है, अभी हम आगे इसकी बात करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि आजकल कुछ भी होता है तो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होता है। कोई रोड आप ये बनती देखते हो, ये सब जितने एक्सप्रेस बेस हाईवेज बने हैं सब प्राइवेट कंपनियां बनाई है। कुछ यूपी सीड वो बनाती है, जो उत्तर प्रदेश का अपना नहीं एसआरटीसी में यूपी सीडा करके है, यूपी सीडा बनाती है। बहुत सारा, जैसे उधर आगरा से आप जाओगे वहां तक, दिल्ली तक, नोएडा तक जो बना हुआ है वो जेपी ने बनाया था। एक्सप्रेस वे जो है वो जेपी का बनाया हुआ है, ये यूपी सीडा बनाई है। बहुत सारे हैं जो अलग अलग कंपनियां ऐसे बनाती हैं। तो और कोई भी काम, जैसे मान लो पैसा सरकार देती है, लेकिन बनाने का जिम्मा
जैसे पुल बन रहा है तो कोई ना कोई कंपनी लेगी ना, ओवरब्रिज बन रहे हैं तो कोई कंपनी, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। ज्यादातर नेशनल हाईवे लार्सन एंड जो टुर्बो है ना, LNT बनाती है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आप इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे दिमाग में हमारे रहता है कि व्यापार क्यों आएगा, प्राइवेट कंपनियां क्यों आएंगी, तो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, क्योंकि अब मोबाइल फोन कोई, अच्छा सबके हाथ में मोबाइल फोन है, कोई सरकारी कंपनी है मोबाइल फोन बनाने की? नहीं है। मोबाइल फोन बनाने की तो फिलहाल अपने यहाँ कोई है सरकारी कंपनी? कोई नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात हो रही है, कोई नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर भी BSNL है, भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म यही तो बोलते हैं, भूल से भी ना लेना, भाई साहब नहीं लगेगा। अब उसको कंपनियों ने मिटा दिया, तो प्राइवेट सेक्टर को आपको शामिल करना पड़ेगा। एक लाइन वहां पर आप ये नोट करिएगा कि ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है ना। इसके अंतर्गत कारपोरेट, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखिए, कारपोरेट, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय, यानी कि इट इज नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट एंड इंक्लूड कारपोरेट, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल। इसके सब स्तर ये सब कुछ इसमें शामिल करेंगे। और देखिए इसका फायदा यही है, जैसे मैंने कहा कि मोहल्ले में नाली बननी है, मोहल्ले में कोई सुविधाएं लानी है, तो वहां के लोगों से पूछा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि कहां पे आवश्यकता है। बात समझ में आ गई? अब जो आपका शासन आपने देखा, ये शासन दूसरी चीज है। चलो सुशासन की बात हम कर लेते हैं, इसको निपटा ही देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। 1992 की बात है, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट अपनी थी, शासन और विकास। तो शासन और विकास रिपोर्ट में, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसके बारे में बात की, गुड गवर्नेंस के बारे में। तो विश्व बैंक का कहना था कि गुड गवर्नेंस वो है जिसमें पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी किसकी? भागीदारी नागरिकों की। और भागीदारी करने का सबसे अच्छा साधन होता है वोटिंग, वोट देने का अधिकार। कैसे? मान लीजिए कि ये चुनाव में खड़े हुए और वो चुनाव में खड़े हुए वेद, आप चारों लोग खड़े हैं, तो जनता देखेगी भाई आप प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। भाई विधायक कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, MP कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। एक चीज आप समझिए, पोस्ट तो IAS भी बहुत बड़ी नहीं है, ये सिविल सेवक है। लेकिन हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसने बहुत सारी चीजों को बड़ा बना दिया है। और जैसे जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जाएगी, जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, इन चीजों की वैल्यू, पोस्ट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि केरल जब आप जाते हैं तो केरल में IPS की वैल्यू, IPS ही रहेगा। मैं जनता की नजर में कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वहां पे IPS बन के जाओगे तो सिपाही की तरह, ऐसा नहीं। मेरी बात को समझिएगा। जैसे कई बार लोग नहीं समझ पाते, अरे इनको क्या पता है, ऐसे बोल रहे हैं IPS तो IPS होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। जनता कितना महत्व आपको देगी, तो जनता वहां आपको सिपाही के बराबर महत्व देगी, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, अवेयर है, उसको सारे अधिकार पता है, उसको पता है कि क्या कानून कहता है, उसको पता है कि क्या क्या अगर ये कुछ हम फंसेंगे तो क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, सब कुछ वो जानती है, पढ़ी लिखी है। और फिर वो डरती नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमको मानसिक तौर पर ताकतवर बना देती है। तो वो, और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, शिक्षा से भ्रष्टाचार खत्म होता तो एक IAS भ्रष्टाचारी ना होता। और अगर एथिक्स के पेपर को पढ़ने से ऐसा खत्म हो जाता तो एथिक्स की किताब लिखने वाला IAS करोड़ों के रुपए के घूस में न पकड़ा जाता। अभी 4-6 महीने पहले की बात है। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ाई और भ्रष्टाचार का सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन अवेयरनेस का तो संबंध है। तो भ्रष्टाचार वही बात है जो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि बाप को सिद्ध तो नहीं किया जा सकता कि यही है, लेकिन दूसरे पे क्लेम किया जा सकता है कि ये नहीं है। वैसी ही बात है कि भ्रष्टाचार पढ़ाई से खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार, लेकिन अवेयरनेस फैला के लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जैसे मैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हूं और आप 4 लोग हैं, आपको मैं बेवकूफ बना के भ्रष्टाचार कर रहा हूं। इनसे ले लिया मैं 5 लाख, आपकी नौकरी में SI में लगवा दूंगा। आपसे लिया 10 लाख कि आपको RO बनवा दूंगा। आपको मैंने बताया कि अरे तुम चिंता ना करो, तुमको टिकट ही दिलवा दे रहा हूं। उनको बताया अरे तुम चिंता ना करो, VC बनवा दे रहा हूं। तो ये कब तक? जब तक आप जागरूक नहीं है। अभी मेरे फैमिली का ही एक बच्चा है, उसने मुझे फोन किया, कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है। उसने कहा कि कुछ पैसे हमको दे दीजिए और हमारी नौकरी लग रही है सचिवालय में। तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सुअवसर था, लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा तो हमारे लिए ये एक हंसने की बात थी कि सचिवालय में नौकरी लगने की कुछ प्रोसेस है। बात समझिएगा, या फिर आयोग रिक्रूट करेगा या सचिवालय कोई एग्जाम अपना कराएगा। 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका बताओ? क्योंकि कोई अब किसी को मंत्री भी ऐसे सीधे नहीं रख सकते, कोई अधिकारी नहीं रख सकते, वो जमाना गया। तो मैंने कहा कि इन सब चीजों में ना पड़ो पैसा। तो उसने लोगों से कहा कि इनको पैसा नहीं देना है,
तो दुनिया भर के बहाने कर रहे हैं। और उसने 50,000 रुपए एक व्यक्ति ने यहीं से कुछ बात की होगी उसके खाते में डाल दिए और उसने कहा 1 हफ्ते बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। बहुत सही से समझिएगा इसको। तो जब 1 हफ्ते बीत गए तो उस लड़के का फिर फोन मेरे पास आया। तो उसने कहा कि ऐसा है कि वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तो आप जरा बात कर लीजिए। हम उसमें क्या बात कर ले, ज्वाइनिंग लेटर कभी नहीं आएगा, ऐसा आना था ही नहीं, ज्वाइनिंग लेटर क्यों आएगा। तो फिर वो गुस्सा गया कि ये बात कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। 50,000 रुपए में ज्वाइनिंग लेटर, उसको बंद करो एडजस्ट, सचिवालय में। और वो भी पोस्ट कोई छोटी मोटी नहीं, चपरासी की पोस्ट बहुत बड़ी है सचिवालय में, है ना, समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी नहीं। अब आप कहेंगे कि चपरासी की कौन सी, अब नहीं होता, 50 लाख रुपए दे देंगे लोग। तो फिर उसका फोन आया कि वो कह रहा है कि वो कुछ मामला गड़बड़ हो गया है और हम आगे लगवाएंगे, तो वो 50,000 रुपये वापस करने कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि 10,000 रुपये और हमको इसमें डाल दो, तो वो एक प्रोसेस होता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, बस 10 ये और 50 वो, 60 वापस कर दें। अब ये बात उसने मुझसे नहीं बताई और 50,000 और डाल दिए। फिर उसके बाद उससे बंद हो गई, आज तक ऑन ही नहीं हुई जिस नंबर से बात होती थी। बात समझिए। तो जब अवेयरनेस बढ़ेगी तब भागीदारी, जैसे हमने कहा कि चुनाव में एक बात यहां से उठी थी कि प्रतिनिधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, प्रतिनिधि बहुत सामान्य चीज होती है कि हमारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा। जहां पर पॉलिसी मेकिंग होती है तो इस क्षेत्र का एक व्यक्ति हो, भाई सारे लोग तो जाएंगे नहीं, अब खड़े हैं वहां नाली बननी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो एक व्यक्ति चुना गया कि इस मोहल्ले, इस क्षेत्र, इस ब्लॉक, इस विधानसभा में एक व्यक्ति चुना जाए, तो उसको कहते हैं विधायक जी। तो विधायक जी जाएंगे सबकी बात, तो विधायक जी का काम क्या है, पहले नीचे लेवल पर सारे लोगों की बात सुने। लेकिन विधायक जी 5 साल मिलते ही नहीं है किसी से और सुनते उन्हीं की बात है जिनसे उनका सेंट्रलाइजेशन होने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। नहीं काम करता है सर, नहीं करता है। तो अब जनता ने वोट दिया, नागरिक की आवाज यही वोट है, और वो वोट देके इनको जिता दी। अब ये 5 साल तक बढ़िया अपना घूम रहे हैं इधर उधर, 10 तो फॉर्च्यूनर खरीद लिए हैं और अपना कुछ इनका कारोबार है जो कि ठीक नहीं है, वो वैसे ही है, अपने उस पर चला रहे हैं। कोई बहुत फ्रेश कारोबार करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको नेता लोग, ठीक है। तो भागीदारी तभी हो पाएगी जब ये अच्छे हो जिनको आपने चुना है, तभी आवाज। दूसरा, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो निष्पक्ष हो, समान कानूनी ढांचा हो, बड़े के साथ बड़े का, छोटे के साथ छोटे का व्यवहार ना हो, बड़ा है छोटा है, न्यायपालिका में सब समान है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता है। अगर एक बच्चा किडनैप होता है या नहीं मिल रहा है और वो बच्चा किसी IAS का है या नेता का है या बड़े व्यापारी का है, तो उसके पीछे पूरी पुलिस लग जाती है। बच्चा छोड़ दो, भैंस के बच्चे भैंस को ढूंढने में लग जाती है ना। माननीय आजम खान जी के भैंस गायब हो गई थी और पूरा महकमा जुटा हुआ है, और यहाँ 2-4 आदमी मर जाए, उनकी लाश बरामद नहीं हो रही है तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो झगड़ू याद होगा ना, तो वो झगड़ू का भाई था, झगड़ू का बेटा था, है ना। तो यहाँ पर अगर राम मिलन यादव या रामेश्वर सिंह या फिर फलाने त्रिपाठी जो कि बहुत रसूखदार है, या जिंदल अग्रवाल और इनकी फैमिली है, तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो गुड गवर्नेंस तब आएगी जब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक डोमेन में सूचनाएं होनी चाहिए। और यहां पर तो मार्कशीट ही स्टूडेंट नहीं देख पाता है, प्रीलिम्स पास हुआ या फेल हुआ यही नहीं पता चलता है कि क्यों पास हुआ क्यों फेल हुआ, है ना। और तो वो कहते नहीं हमने मार्कशीट दे दी है, तो आपने मार्कशीट दी उसमें हमारे नंबर कम है, तो कर कम आए थे, हमने तो इतना ज्यादा किया था, लेकिन वो कट गए, तो कटे कैसे, रिवाइज आंसर की ही नहीं जारी होती है। बात समझ में आई। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी कहां है। रोड बनी, आप सामान्य व्यक्ति हैं तो क्या जान सकते हैं, इतना कठिन दस्तावेजीकरण किया जाता है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि कितना खर्चा हुआ, कितना लगा, क्या हुआ, पेपर बना के रख दिया। पब्लिक डोमेन का मतलब यह है कि सारी चीजें कि रोड बनी है, किससे बनी है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। 1 लीटर डीजल आप खरीदते हैं तो आपको सेस देना होता है, आप चलते हैं, रोड बनवा के सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, रोड का हम टोल टैक्स देते हैं। और आप दिल्ली जाइए, अगर आपकी गाड़ी CNG है तो जितना CNG पे खर्चा होता है उतना टोल टैक्स पे खर्चा होता है, मोटा मोटा बराबर। और अगर आपकी गाड़ी EV है तो EV से आप जितना चलेंगे उसका लगभग 2.5 गुना खर्च होता है टोल में, EV की चार्जिंग से। 1 रुपया पर किलोमीटर EV की कास्टिंग आती है चलने में, और 1 रुपये की अगर दिल्ली आप जाएंगे तो मान लीजिए 550 किलोमीटर चलेंगे, और टोल है 1210 रुपये, 1210 रुपये टोल है एक तरफ का। तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अगर आप इस पे हिसाब लेने लगो कि टोल मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है, टोल मुक्त करो इसको, आप कैलकुलेशन दो हमको कि 10 साल रोड बने हो गया है, अब तो टोल वसूल गया होगा ना, हाँ, तो हटा क्यों नहीं रहे हो आप भाई, जबकि इसलिए दिया गया था कि आप इसको बना दो और फिर पैसा निकाल लो।
तो आप कैलकुलेशन हमको क्यों नहीं दे रहे हो? और डेली का डेली अपडेट करो, नहीं डेली करो तो 2-4 महीने 6 महीने पे कहो कि ये रोड में 9500 करोड़ रुपए लगा था और आज तक 7400 करोड़ आ गया है, 2100 करोड़ रुपए और हमको लाना है। एक बात बता रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में कोई न्यूज है, कोई कहीं कोई रिपोर्ट है? नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी, और ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति डाले कि आगरा एक्सप्रेस वे पर कितना पैसा खर्च हुआ ये पता हो, तो कुछ एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप आरटीआई के तहत, अब आरटीआई आया, ऐसा नहीं है, लाया सब गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन में जो सूचनाएं दी जाती है कई बार उसको ये कह के टाल दिया जाता है कि ये गुप्त है ना? कई बार ये टाल दिया जाता है कि इसको ओपन करना देश के लिए हित में नहीं है, बौद्धिक संपदा है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तब गुड गवर्नेंस आएगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या? सरकार अगर कर रही है काम तो सरकार अकाउंटेबिलिटी उसकी हुई। अगर कोई पब्लिक निजी क्षेत्र कर रहा है तो पब्लिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, चाहे पीएसयू की हम बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें और चाहे हम पब्लिक सेक्टर की बात करें। और हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984 में घटना हो जाती है ना? भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाती है और उसमें भी अकाउंटेबिलिटी तय करने में कई साल लग जाते हैं। कहां पे अकाउंटेबिलिटी है? नागरिक समाज जनता के प्रति कितना जवाबदेह है ना? हर जगह पे आप राजनीतिक रोटी सेकने लगते हो, उद्देश्य होता है। केजरीवाल जी की खूब तारीफ मैं करता हूं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, उद्देश्य से भटक गए। भटके कि नहीं भटके? उनके साथ जो हो रहा है वो तो सही नहीं हो रहा है, लेकिन उद्देश्य से भटक गए। जो सपना अन्ना हजारे के साथ मिलकर उन्होंने देखा था वो नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। पहले जिस चीज का वो विरोध करते थे बाद में उसी में लिप्त हो गए। उन्होंने इसी विरोध के आधार पर अपना चुनाव लड़ा था कि नेता लोग बहुत बड़े बड़े मकान में रहते हैं, इतना बड़ा खर्चा होता है, और बाद में अपना ही शीश महल बनवा लिया आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब आम आदमी से वो कहां बन गए? तो ये सारी समस्याएं हैं, लिप्त हो जाते हैं लोग। तो अकाउंटेबिलिटी हो तो गुड गवर्नेंस होगा। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। सर्वसम्मति उन्मुख, सर्वसम्मति उन्मुख का मतलब है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, समाज के विभिन्न हितों के बीच में तालमेल होना चाहिए। यानी काम केवल, जैसे होता क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था कि भागीदारी जब कम होगी, ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। अगर यहां पर गांव में कोई योजना आती है तो गांव में केवल प्रधान नहीं होते हैं, एक वो वार्ड मेंबर भी होते हैं, पता है आपको? वार्ड मेंबर भी होते हैं, और प्रधान ही सारे फैसले नहीं लेना चाहिए प्रधान को, वार्ड मेंबर भी उसमें बैठक हो तो उनको बोलने का अधिकार होता है। और ग्राम सभा की जो खुली बैठक होती है तो खुली बैठक में जितने भी मतदाता हैं उन मतदाता को भी अपनी राय रखने का अधिकार होता है, ये सब पता है आपको। लेकिन कहां कोई बैठक होती है? अगर आपको कंसेंसस ओरिएंटेड बात करनी है तो समाज के विभिन्न हितों के बीच तालमेल आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये होता नहीं है। फैसले हमारे यहाँ कोई भी होते हैं तो वो ये फैसले क्या कुछ लोग लेते हैं, है ना? प्रधान जी कहेंगे कि यहां बनना है तो बनना है, और वो क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि उनको भूसा भरना है उसमें। ठीक है, कई जगह पे ऐसे निर्माण, कई जगह पे नहीं, बहुतायत ऐसे निर्माण आपने देखे होंगे कि वो वहां के बजाय अलग होते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, अपने हिसाब से सारी चीजें कर लेते हैं। जनता जिसने उनको चुना है, चाहे विधायक जी हो, चाहे प्रधान जी हो, और चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, तो जिसने चुना है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो गुड गवर्नेंस कहां से आएगा? अब भारत को इन पैरामीटर्स में, उत्तर प्रदेश को इन पैरामीटर्स में आप चेक करने की कोशिश करें। समानता और समावेशन, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो भाई आप एक चीज ये देखिए, आप समावेशन की बात करते हो, इंक्लूजन की बात करते हो, कैसे आएगा? केवल ये कह देने से आ जाएगा कि सबका साथ सबका विकास, भाइयों बहनों सबका साथ सबका विकास, कैसे? इसका जवाब कौन देगा? भाई आपने कहा कि सबके खाते होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि डीबीटी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधान जी को आप क्यों नहीं रोकते हैं कि जब आप मनरेगा का पैसा देने की बारी आती है, आपको नहीं पता होगा, आपके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, मनरेगा में डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यानी कि जो मजदूर है उसी के खाते में पैसा सीधा जाएगा। अब उसी के खाते में पैसा जाएगा तो आप जैसे लोग ये जानते हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल नहीं देखा है, वो मान लेते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अब सीधे पैसा चला जा रहा है। मानते हैं आप ना? मान रही है ना? झगरू ने लगभग 30 दिन काम किया, कहां 300 रुपए है, और इनका 9,000 मान लो बन गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे नियम कानून मत लगाइएगा, जो भी है 9,000 रुपए बन गया। सच पूछो तो यहां पर झगरू ने काम ही नहीं किया है, सबसे पहले तो ये जान लो। इनका एक
जॉब कार्ड बना हुआ है, कहीं ये काम वाम करने नहीं गए हैं और इनके खाते में पैसा आ गया क्योंकि यहां से मास्टर रोल चला गया है इनका। अब जो प्रधान जी हैं झिंगुरी सिंह, अब झिंगुरी सिंह का आदमी जाएगा और झगड़ू को उठा लाएगा, है ना, झगड़ू आएंगे कहेंगे जी जी साहब बताओ जी, तो तुरंत उनको वो बताएगा कि ए झगड़ुआ, इनके यहाँ पिंटू के साथ बैठ मोटरसाइकिल पे चले जाओ, बैंक में टैप लगा दिए, ए पिंटू 200 रुपये इनका दे दियो, बस आधार कार्ड से उठा। और आप झगड़ू जो कहीं कह दिए कि साहब 200 नहीं 400, तो लगा के 2 लाख सही कर इसको। ये असलियत है डीबीटी की, ये रियलिटी है, ये एक ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, आप इसको समझो, समझ रहे हो ना। तो ये जो आप इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, इक्विटी की बात आप कर रहे हो, आप सबको इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हो, समान कहते हो, ये सब है नहीं। ये कब सही होगा? कभी नहीं सही होगा जब तक इंसान में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। गवर्नमेंट को आप गलत नहीं कह सकते, गवर्नमेंट और क्या करे भाई, डीबीटी से बड़ा और क्या कर सकती है। लेकिन तब भी मतलब परिवर्तन हुआ है, अरे बिल्कुल हुआ है, पहले के हिसाब से, हाँ हाँ वो ले रहे हैं, परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल सब सही हो गया है। हाँ अरे ये तो सिंपल बात है यार, जब वो नहीं देंगे तो उनका फिर जॉब कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, उनको अनफिट करा दे दिया जाएगा कि ये काम करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये शक्ति किसी के सर्वसम्मति से नहीं दी गई है, होनी सर्वसम्मति से चाहिए कि जॉब कार्ड बने तो जो सचिव जी होते हैं, सेक्रेटरी और प्रधान जी, यही 2 लोग वहां सर्वे सर्वा है। तो अगर किसी का जॉब कार्ड नहीं बना रहा है तो वहां पे बैठक होगी कि भाई हमारा क्यों दिवाली नहीं है, कहाँ होता है, हर 6 महीने बैठक होनी चाहिए, कहीं होती है, बस केवल विधानसभा लोकसभा में होती है, बाकी कहीं कुछ नहीं हो। लेकिन जिस दिन हर वार्ड मेंबर जागरूक हो जाएगा, हर नागरिक जागरूक हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगी ये चीजें। प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। एक बार मैंने आपको बताया था, आप लोग जानते होंगे, अपने राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से 1 रुपए भेजता हूं तो ग्राउंड लेवल पर 10 पैसे पहुंचते हैं, 10 से 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे कहां गए? 85 पैसे तब कहा था, अब कम हो गया है, खैर कुछ लीकेज कम हुआ है, खैर बढ़ा नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते बढ़ा नहीं है। लेकिन ये बात उनके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जितना इफेक्टिव हो सकता था, जितनी इफिशियंसी हो सकती थी, उतनी इफिशियंसी नहीं होती है, ठीक है। आज क्लास 10 बजे थी, लेकिन ये थोड़ी लेट में स्टार्ट हुई है, 10-20 के आसपास स्टार्ट हुई है। कल बताया तो गया था, और क्लास लग जाती है, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है, पता नहीं चला, नोटिफिकेशन काहे बनती है, नीलिमा ओपन करो उसको। यही मामला नहीं आप लोगों का सर, यहाँ दुनिया कहां जा रही है, जुकरबर्ग अलग इनोवेशन कर रहे हैं, आप लोग क्लास का टाइम ही नहीं पता चल रहा है। 4 दिन बाद नहीं पता चलेगा कि वो एलन मस्क ऊपर अब शिफ्ट होगा, वही कंपनी चलाएगा। रिस्पॉन्सिवनेस, संस्थानों के द्वारा सही समय पर सेवा, ये इंडिया में सबसे बड़ी कमी है। ये जियो का कनेक्शन, यही जियो का कनेक्शन, नालायक कनेक्शन, नीला डिब्बा, जिससे चंदा इकट्ठा करके मुकेश अंबानी की बिटिया का विवाह हुआ है, इसी पे 50 रुपया बढ़ा के ये फोन, इसी से चंदा लेके उसने 6,000 करोड़ रुपए की शादी कर दी। लेकिन जब बात आती है कि सेवा देना है, सर्विस देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, कुछ नहीं। आप ये घंटे तो लगाता है ये खाली वो कंप्लेन लिखाने में, इसको कहो तो ये बताता है कि आप अपना स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, डेटा केबल निकालें, डेटा केबल डालें, 5-7 बार यही करा देता है। अब हम दिन भर यही करें क्या? पढ़ाएं कब? दुनिया भर का बताएगा, फिर तब उनका एक इंजीनियर आएगा, गधा टाइप का वो आदमी एक आएगा, तब वो बताएगा कि अच्छा सर इसमें वो, अब वो भी बेचारा क्या करे, है ना। फिर वो कुछ नाप तोल के जाएगा, फिर स्पीड नहीं आएगी, और ये लोग को भी खा लेंगे हमारी। अब हम क्या करें भाई, हम यही तो कर सकते हैं। 3 इंटरनेट यहाँ लगे हैं, एक देखो ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, 3 का रिचार्ज कराता हूं मैं कि एक को अगर गड़बड़ हो तो दूसरा चल जाए। लेकिन अब क्या किया जाए, बिल्कुल बेकार चलता है। इसको तो फोड़ दूंगा किसी दिन, सुनील भारती मित्तल की खोपड़ी मार दूंगा मैं, ये बिल्कुल बेकार चल रहा है। तो ये बिल्कुल है ही नहीं है। अब समझ में आया, निजी क्षेत्र भी रिस्पॉन्स, क्योंकि आप जितना भी यूज करते हैं, सुबह आप उठते हैं, आप ब्रश करते हैं प्राइवेट कंपनी का, कोई सरकार पेस्ट नहीं बनाती, ब्रश नहीं बनाती। आप कपड़ा पहनते हैं, कौन सा कोई गवर्नमेंट बनाई है? तो सुबह से शाम तक आप जितने प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें 95% तो यही है। रोड पे आप चलते हैं, उसको भी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है।
तो गवर्नेंस में आपको प्राइवेट कंपनी को भी शामिल करना है। ये दिमाग ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है प्राइवेट कंपनी क्या, वो तो अलग है, सबसे अलग अलग नहीं है। और ये उत्तरदायित्व जो है, ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है, ये नहीं है ना। और सरकारी संस्थानों में तो आप जानते ही हैं, वहां पे तो आपका कस्टमर केयर ही नहीं लगेगा। कम से कम इन्होंने इतनी कृपा कर रखी है कि एक बना तो रखा है प्राइवेट कंपनी ने, तो यहां तो लगेगा ही नहीं। तो गुड गवर्नेंस ये है। हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस डे जो मनाया जाता है, डे हम बहुत अच्छा मनाते हैं। 25 दिसंबर डे हम बहुत अच्छा मनाते हैं, है ना। अटल बिहारी जो वाजपेयी जी की जन्म तिथि है, उसमें हम मनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो हम बहुत अच्छा करते हैं। इसको आप अपना एक वो बना लीजिएगा, और है ना। 7 नंबर पॉइंट प्रभावशीलता और दक्षता की है कि किसी भी संसाधन का कितने अच्छे से उपयोग हो पाता है। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू मैं बोल रहा हूं, राजीव गांधी की बात हमने उदाहरण दिया था कि 90 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। वो कहाँ जाता है? वो लीकेज है, वो भ्रष्टाचार होता है उसका, वो पैसा इधर उधर चला जाता है। तो अगर वो पूरा खर्च हो जाए तो बहुत अच्छे से इफिशियंसी आ जाएगी ना, दक्षता आ जाएगी ना। रोड पे अगर आपको पता है रोड में जितना पैसा आता है वास्तव में, ये मैं एक्सप्रेस बेस की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे तो बहुत लाइबिलिटी हो गई है, बहुत सारी चीजें। मोहल्लों की जो रोड बनती है, आप देखते हो एक बारिश होती है वो उखड़ जाती है। उसका उखड़ने का कारण आप समझो, उसमें आधा से ज्यादा पैसा खा लेते हैं लोग विभिन्न जगहों पे, है ना। तो उसकी क्वालिटी नहीं होगी, तो उसमें इफिशियंसी कहां से आएगी, दक्षता कहां से आएगी। तो सर्वोत्तम उपयोग आप करिए पूरे पैसे का, तो सर्वोत्तम फिर उसमें दक्षता भी आएगी। तो प्रभावशीलता और दक्षता की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका हम कितना बढ़िया सर्वोत्तम उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है। अरे नीलिमा, मैंने मजाक किया है, बुरा बुरा मत मानिएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल क्यों आएगा? और कल भी नोटिफिकेशन शाम को आया होगा। नोटिफिकेशन कुछ लोग आप लोग मोबाइल में बंद कर देते हैं, तो वो नहीं आता है। मोबाइल आपका है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और मोबाइल से ज्यादा प्राइवेट इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है। अब हम कैसे उसमें छेड़छाड़ करें? आपने नोटिफिकेशन बंद कर दिया है। हमारी तरफ से स्पेशल किसी को नहीं भेजा जाता है, हमारी तरफ से एक जनरल नोटिफिकेशन जाता है। अब जिन्होंने बंद कर रखा है उनके में नहीं आएगा, डीएनडी होगा। वो होता नहीं है डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोबाइल में, तो वो नहीं आता है। इसलिए बात समझ में आ गई। तो ये इसमें कुछ बस समझना है। थोड़ा सा पानी गिर गया इधर, गधा जो है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है? इसमें यूपीपीएससी ने एक समय बहुत ज्यादा सवाल पूछे। ई गवर्नेंस है क्या? बताइए। ई गवर्नेंस किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है, मेनली डिजिटली जो अपना शासन का अच्छे तरीके से उपयोग करना और उसको चलाना, वही ई गवर्नेंस हो गया। ठीक है। ई गवर्नेंस क्या होता है नीलिमा, बताइए। ई गवर्नेंस का मतलब है कि शासन का काम तो आपको समझ में आ गया कि योजनाओं को बनाना और उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, इसका निर्धारण करना। फिर इसके आगे काम किसका होता है? प्रशासन का। उसके बाद प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर की कानून बनाएगा शासन, है ना। और उसको मेंटेन कौन करेगा? प्रशासन। प्रशासन करेगा ना उसको। इसके आगे का उसका तो नीति तक बना दिया। अब इन नीतियों के क्रियान्वयन तक जहां तक हमने बात की है, तो इसमें अगर हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं, तो उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट इसको कहते हैं। बात समझे? तो इसमें परिभाषा ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए बस। एक चीज है, ये सवाल पूछे गए हैं G2C, G फॉर गवर्नमेंट, C फॉर सिटीजन। सरकार से नागरिक एक मॉडल ये होता है सिटीजन वाला। दूसरा G2B, B फॉर बिजनेस, तो सरकार से व्यापार एक मॉडल होता है। और तीसरा G2G, सरकार से सरकार। सरकार से सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली यही काम आएगा। अब हम गुजराती मॉडल से कुछ सीख रहे हैं, और हमारा और गुजरात सरकार, यूपी सरकार, गुजरात सरकार का कुछ हुआ, तो उसको भी हम कह देंगे इंटर स्टेट हो गया है वो। लेकिन नॉर्मली जो सेंटर होता है, सेंट्रल स्टेट के लिए जो करता है, उसमें सरकार से सरकार की बात होती है। जैसे डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया पहल किसकी है? डिजिटल इंडिया पहल किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है, तो पूरे देश में लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी। वो कोई यूपी गवर्नमेंट की तो है नहीं। तो ये एक रूप में G2G का उदाहरण हो जाएगा कि वहां से इससे एक पॉलिसी ओरिजिनेट की गई, और वहां से फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो स्टेट्स हैं उनको डायरेक्शन दे दिया गया, निर्देश दे दिया गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे स्टेट, जैसे डबल इंजन की सरकार इस समय है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है सेंटर में जिस पार्टी सरकार, उसी पार्टी की सरकार स्टेट में।
तो उसमें तो चीजें आसान होती हैं, जो वो कहेंगे ये मानेंगे। लेकिन ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी में एक समस्या देखिए होती है, आइडियोलॉजी की समस्या होती है, कई बार जिद की समस्या होती है। ममता बनर्जी अच्छी लेडी, बहुत बढ़िया, सब कुछ है, लेकिन अब जिद आप देखिए, कई बार बहुत अच्छी अच्छी स्कीम से पश्चिम बंगाल को वंचित रहना पड़ा। केवल आयुष्मान भारत, अब कितनी कितनी अच्छी स्कीम आयुष्मान भारत, और वो नहीं लागू हो पाई पश्चिम बंगाल में। और हेल्थ वाले में तो उसको पढ़ना भी है हमको। तो ये एंगल देखिए, ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें गैप है, जिद है केवल। जनता के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, ऐसा कुछ नहीं है कि पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा तो सारे लोगों का तुरंत वो मतलब डीएनए चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी जिद है, उस लेडी ने उसको नहीं लागू किया, है ना। हाँ, उनका है, वही इसीलिए कि वो भाजपा का है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम उसमें कितनी रीच लेते हैं, इससे हमको कितना लाभ मिलता है। तो इसमें भी कई बार चीजें हो जाती है। उमंग ऐप, अब ये सारे इनिशिएटिव क्या है, ये ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव है। सरकार जब इंटरनेट का उपयोग करती है और सीधे गवर्नमेंट नागरिक से जुड़ने की कोशिश करती है, तो ये उदाहरण है G2C का। जैसे कोई भी, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे ऐप देखे होंगे आपने, जो सरकारी ऐप है, आधार ही आप देख लीजिए। आधार क्या है, आधार, अच्छा आधार इनिशिएटिव, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, आधार कौन लेके आया था, किस गवर्नमेंट में आया था, कांग्रेस के, मनमोहन सिंह की देन है ना। और जब ये आया था तो इसका बहुत विरोध किया था सब लोगों ने कि ये क्या है, पब्लिक जो प्राइवेट डेटा है वो पब्लिक हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आज देखो, ई गवर्नेंस का सबसे अच्छा उपयोग तो हमको यही नजर आता है, और वही लेके आए, है ना। तो देखिए ये सब कुछ होता नहीं। अब देखिए, एक आधार और एक पैन, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप लगा दीजिए, उसके बाद में अब आप हो गए लुल। अब आपके पास कुछ छुपाने बचा ही नहीं, आपके पास कितना पैसा है पता चल जाएगा। एक लोग कहे एक बार हमसे कि जो वाला अकाउंट है वो हमारा सरकारी कामों में रहता है, वो देते हैं, उसी में तो वो लगाए, बाकी पैसा हम दूसरे अकाउंट में रखते हैं। उनका गधा, पैन कार्ड सारे अकाउंट से जुड़ा होता है ना। एक जगह पैन कार्ड दे दोगे तो दुनिया के किसी कोने में तुम, जहां पे लीगल मनी आपकी है, दुनिया के किसी कोने में लीगल होनी चाहिए। अब आप बहुत पहुंच वाले हैं, रसूखदार है, स्विस बैंक में अकाउंट है, तो वहां तो उनका तो यही शर्त ही है, इसीलिए रोक रखते हैं। हाँ, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस विरोध कर रही है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए, और जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, एक्सेसिबल हो जाती हैं, पहुंच हो जाती है लोगों की, और कहीं ना कहीं जो मीडिएटर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यूपीआई क्यों नहीं आएगा, गवर्नेंस में नहीं आएगा, यूपीआई से गवर्नेंस कहां होगा, गवर्नेंस में कोई यूज है। लेकिन हाँ, उसका ये है, देखो सुविधाएं देने की बात है तो उस रूप में तो आ ही जाएगा। अगर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो पहले हम वही काम बैंक से कराते थे, वो बैंकों का काम मेरे ख्याल से आधा से कम रह गया, आधा नहीं बहुत कम हो गया, नीचे एटीट्यूड डाउन हुआ है। अब भाई हम क्यों जाएंगे, हम कई साल हो गया है बैंक नहीं गए, बीच में हमारा खाता एक बार उन्होंने केवाईसी के कारण फ्रीज कर दिया था अकाउंट, तो बहराइच में हमारा खाता, तो हम यहीं पे बात की वहां के मैनेजर से, तो उन्होंने कहा सर आप ऐसा करिए, यहीं चले जाइए गोमती नगर में। तो गोमती नगर के एक ब्रांच में उनके दोस्त थे, उनको फोन कर दिया, और अब सुविधा भी हो गई, केवाईसी आप कहीं भी दे सकते हैं, उस समय नहीं थी ये सुविधा, तो उन्होंने फोन कर दिया, इन्होंने यहाँ से अपडेट कर दिया, उन्होंने वहां पे सर्वर पे रिसीव करके अपना वो कर दिया। यूपीआई आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अगर ई गवर्नेंस ना होती, ये पहल ना होती, तो ये कैसे हो पाता भाई। हमारे अकाउंट का पब्लिक होना, इंटरनेट पे आना, तो ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, आरबीआई ही रूल बना सकती है ना, इसलिए तो आएगा। तो नागरिकों के लिए ये बहुत आसान हो गया। अब देखिए, कुछ सवाल यहाँ पर हमने दिया है जो रटने वाले फैक्ट है, यहाँ पर हमने बिल्कुल अप्रोच चेंज किया है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सुशासन सूचकांक जारी किया जाता है, वो प्रशासनिक सुधार विभाग है, DARPG, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ, क्या होगा ये, DRPG का फुल फॉर्म बताइए, देखिए। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2006 में शुरू हुई थी। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का सबसे यही है कि फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। RTI 2005 में आया ही था। RTI पारदर्शिता का आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है।
तो ये सिटीजन चार्टर ये 1997 में अपनाया गया था, लेकिन कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। अब सिटीजन चार्टर पे जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, यहाँ सिटीजन चार्टर डिटेल में मुझे नहीं लगता है पढ़ना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा आगे। तो 1997 में इसको शुरू किया गया, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं। और लोकपाल या लोकायुक्त 2013 का अधिनियम है, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त बनाने वाला ये पहला राज्य था, महाराष्ट्र 1971 में बनाया था इसने लोकायुक्त। लोकायुक्त और लोकपाल, लोकपाल वहां पे होता है और लोकायुक्त यहाँ पे होते हैं स्टेट में। तो ये जो है 1971 में, ये प्रश्न महाराष्ट्र वाला कई बार पूछा गया है। पहली बार लोकायुक्त की स्थापना कहाँ हुई थी, लोकायुक्त कहाँ नियुक्त किए गए थे, और ये भी पिनाकी चंद्र घोष वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये सवाल आया ही आरटीआई 2005 बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्वजनिक नीति क्या होती है। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, बताइए, अपने मन से बताइएगा। जो आपकी समझ क्या है उसमें हम इनहेंस करना चाहते हैं। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, वेद आप बताइए। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है कि जो सिटीजंस हैं किसी कंट्री के सिटीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कैसे उनको सपोर्ट कर रही है अपनी सिटीजन, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे किसी सेक्टर में हो, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है नॉर्मल सिटीजन पे कैसे वो अफेक्ट कर रही है। आप बताइए। सॉल्व करने के लिए सरकार मीडिया बनाती है। नाम क्या है? कभी भी जब परिभाषा पूछी जाए तो आप तुरंत ध्यान दीजिए कि उसके टर्म क्या है। तो है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो सबके लिए होगा। सबका मतलब जनता, पब्लिक हम कहते नहीं है, सिटीजन को हम ऐसे पब्लिक कहते नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी यानी कि सबके लिए नीति। तो सबके लिए नीति किस लिए बनेगी भाई? पब्लिक के लिए बनेगी तो पब्लिक की कुछ समस्याएं होंगी, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ना, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनेगी। जैसे कहीं स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य की समस्या को दूर करने के लिए नीति बनेगी। कहीं पर बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ की समस्या को दूर करने, कहीं पे खेती की समस्या। दो तीन चीजें, जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा। अभी मेरी बात हो रही थी तो मैं दिल्ली से आ रहा था, एटा के पास से मैं गुजर रहा था। तो जब आप एक्सप्रेस वे से गुजरेंगे सैफई के पास से, सॉरी सैफई के पास से, तो वही एक्सप्रेस वे से सैफई आप जा सकते हैं। तो वहीं पे मैंने गाड़ी रोकी, तो थोड़ा सा खाना पीना था, तो ऐसे गाड़ी रोकी तो उस जगह पे कुछ लोग भैंस वैस चरा रहे थे। ढाबा था तो उसी आसपास चरा रहे थे भैंस वैस। तो मेरी आदत है कि मैं, जैसे आप लोग पूछते रहते हो मुझसे कि आपको ये सब इतना कैसे पता है। जैसे उस दिन हमको उन्होंने कहा, राम जी ने, कि आप गांव में बहुत रहे हैं। मैं गांव में रहा ही नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं 90 बहुत छोटा था, 99 से बहुत छोटा था, तब से मैं गांव में गिने चुने दिन रहा हूँ। तो मैं वहां रुका तो उनसे मैं पूछने लगा। हमने कहा, यहाँ खेती क्या होती है? मक्का उस समय पड़ा हुआ था। उन लोग मक्का की खेती करके फिर रोड पे ऐसे डाल के सुखाते हैं। बहुत बड़े लेवल पर मक्का की खेती उधर होती है। इस समय आप जाएंगे, मक्का को पटा पड़ा हुआ है, अब सब पक रहा है। तो मैंने पूछा कि ये मक्का की खेती होती है? तो कहा, हाँ मक्का की खेती यहाँ बहुत होती है। तो हमने कहा, ये बहुत पहले से हो रही है क्या? तो उन लोगों ने कुछ बातें बताई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। जो अभी हम बात यहां पर कर रहे थे, इसकी बात हम कर रहे थे कि सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, अगर सर्वसम्मति ली जाती है तो वहां पर जब चीजें पहले देखा जाए, आज से करीब 20-25 साल पहले, तो वहां पर सारी जो जमीन थी वो पूरा बीहड़ इलाका है, और वहां पे बबूल के पेड़ और झाड़ियां लगी रहती थी। कह रहे थे, वो सब बता रहे थे कि ऐसे जंगल टाइप का सब लगा रहता था। कोई खेती किसानी होती नहीं थी वहां पे। अब उस खेती किसानी न होने के कारण वहां के लोग बेरोजगार होते थे, और वो गाड़ी जो निकल रही है उनको लूटने का काम करते थे। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, एटा, मैनपुरी और ये सब क्षेत्र बड़े बदनाम है। इटावा गुंडों का एरिया है पूरा वो। वहां पे आप जाओगे, अभी भी वहां के खुद रहने वाले जो लोग हैं, एटा, फर्रुखाबाद, यहाँ पर 7 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है शाम को। और लखनऊ में 12 बजे तक आप जाइए, आइसक्रीम 1 बजे तक खाइए हजरतगंज में, वहां बंद हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी गरीबी थी, बड़ी खराब स्थिति थी। तो हमने कहा, फिर बदली कैसे स्थिति? तो उन्होंने कहा, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लगभग आसपास के 4 जिलों में, मैं अगर गलत कहूंगा ऐश्वर्या, ये मैनपुरी से है, कह रही है अभी भी सब बिल्कुल ऐसे ही है, तो आसपास के 3-4 जिलों में जो फर्टिलाइजर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में कराया, और कहा, ले जाओ इसको, जोतो, खेत बनाओ और डालो इसको। क्या था?
वहां के लोगों की जो जरूरत थी उसको पूरा किया गया था। ठीक है, अपने क्षेत्र में किया उन्होंने, लेकिन वो भी सब जमीन से जुड़े जमीन से जुड़े नेता थे। देखिए, है ना, अब उससे क्या हुआ, वहां के बड़े एरिया में खेती होने लगी और आज वो क्षेत्र बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज जो आप इफिशियंसी की बात कर रहे थे, जब एक सीएम जब कोई योजना क्रियान्वित करेगा और कहेगा, ऑर्डर देगा, तो मजाल है कि वहां का डीएम और वहां का बीडीओ और वहां का वो नहीं इंप्लीमेंट करे, सबको खाद मिलेगी। एक उदाहरण से समझिए, ठीक है। और वहां ये नहीं देखा गया कि किसको मिलना है, सबको मिलना है, क्योंकि व्यक्ति को नहीं सुधारना है, क्षेत्र को सुधारना है। कोई बड़ा आदमी है, झिमरी सिंह को भी मिलेगा, झगड़ू को भी मिलेगा, है ना, राम भुलावन यादव को मिलेगा, तो रामनाथ पांडे को भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और ट्रांसपेरेंसी इसलिए आ जाएगी क्योंकि फ्री में बांटा जा रहा है और एक सीएम कर रहा है। समझ रहे हो? और पार्टिसिपेशन इसलिए बढ़ जाएगा, नागरिकों की आवाज किसको वोट करेगी, इसीलिए नेताजी नहीं है लेकिन लोग उन्हीं को वोट करेंगे। और एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी तक इसका असर रहेगा। बात समझिए इसको। मैं सपाई, आज मत मुझे घोषित कर दीजिएगा, ना मैं सपाई हूं ना मैं भाजपाई हूं। जब यहां मैं खड़ा होता हूं, मेरी आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं क्लास से बाहर कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन क्लास में मैं बोल रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी की एक खास बात और मैं आपको बताता हूं। ये गए, इनको कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा नेताजी हमारी मेयर जो है वो उन्होंने जुटवा दिया है ना, राम सबूरे फौजदार ने, और दिक्कत हो रही है मुझे। तो कहे नेपाल से बात की, तो कहें कि हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, तो तुरंत और लेखपाल का नंबर लगाया गया। और इधर से वर्तमान जो वर्किंग सीएम है वो बोल रहा है, बोल रहा हूँ लेखपाल साहब, और वहां लेखपाल की सुसु हो गई फट से। एक सीएम लेखपाल से जब बात करेंगे तो वो सुसु करते करते तुम्हारे। अगले दिन वहां सब अफरा तफरी मची हुई है, झिंगुरी और उनका तो सही हुआ, जितना का सब पैमाइश हो गई। बात समझ रहे हो? पूरा हो गया सब। अब समझो इसको, ये ग्राउंड लेवल के जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनको समस्याएं पता होती हैं, एसी में बैठ के खेतों की पॉलिसीज नहीं बना करती हैं। बात समझो इसको। इसलिए नेता को बहुत धरातल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मिट्टी का नेता होना चाहिए। हाँ, इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं कि ये नागरिकों की आवाज है। गुड गवर्नेंस के लिए यही जरूरी है कि अगर हर व्यक्ति अपने जगह का अपने यहाँ की एरिया की समस्याएं लाके कर देगा तो गुड गवर्नेंस आ जाएगा। कीप इन माइंड, इसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। हॉस्पिटल कहां बनेगा ये लखनऊ के बापू भवन में बैठ के डिसाइड नहीं होगा, ये वहां के लोगों से पूछा जाए कि कहां है कहां नहीं है और वहां पे कैसी समस्याएं हैं, वैसे डॉक्टर्स भेजे जाए। हर क्षेत्र की समस्याएं अलग होती हैं। गोरखपुर क्षेत्र में जापानी एंसेफ्लाइटिस है तो कहीं पर कुछ समस्या है, कहीं पर पानी खराब आ रहा है तो पानी को सही किया जाए, कहीं पर मच्छर ज्यादा पनपे हैं तो उनको सही किया जाए, कहीं पर फ्लोराइड की समस्या है, कहीं पर कुछ समस्या है, तो अलग अलग टारगेटेड स्कीम्स होनी चाहिए। ठीक है, बात समझिए इसको। तो अब वो एरिया बदल गया। तो मैं लगभग आधा घंटा रहा, 5-10 मिनट उनसे बात किया, चाय वाय, एक दो बच्चों को चाय वाय भी पिलाया मैंने, तो सब तो कह रहे मैंने दिया आपने, हमने कहा पिया यार चाय। ठीक है, तो उन लोगों ने हमको बालम खीरा तोड़ के दिया, तो पेड़ लगा था, तो हमने कहा ये बालम खीरा पेड़ है, तो हमारे कहने, मैंने कहा ही तब तक एक उसमें डंडा लिया था भैंस चराने वाला, तोड़ा, कहा सर लेते जाइए इसको। पेड़ लगे उधर बालम खीरा के एक्सप्रेस वे के किनारे। तो ये होता है, आप लोग जब कहीं जाइए तो उसको थोड़ा सा देखा करिए। इसीलिए सबसे अच्छी जो यात्रा होती है मैं बाई रोड मानता हूँ, सबसे खराब यात्रा फ्लाइट की होती है। अब दूर जाना, भाई अमेरिका जाना है तो आप रोड से नहीं जाओगे, मतलब कई बार लोग कहते हैं कि ये ऐसी बातें करते हैं, रोड से देखने को मिलता है, थोड़ा देखो इधर उधर, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप विजुलाइज करोगे, चीजों को समझोगे, तब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग सोचोगे ये सब कौन सी किस्से कहानी। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है? सरकार द्वारा किसी समस्या को सुलझाने या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो उठाया जाने वाला कदम है या आगे जो उठाया जाएगा, दोनों। ठीक है, अब जब भी ये पॉलिसी मेकिंग होता है तो कोई, मैंने कहा ना कि ये ऐसे नहीं कि रात रात बन जाए, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेशन होना चाहिए, है ना। अब पॉलिसी मेकिंग होगी तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? अब ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सीसैट में पूछा जाता है कि कोई भी मैसेज जाता है तो सबसे पहले क्या होगा? स्रोत होगा, स्रोत के बाद में फिर मैसेज होगा, फिर उसको कोडिंग की जाएगी, लास्ट में डिकोडिंग होगी, फिर फीडबैक आएगा, वो क्रम पूछा जाता है कम्युनिकेशन स्किल में।
है ना, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, उसमें पूछा जाता है। ठीक यहाँ पे भी कि पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा जो साइकिल है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है कि व्हाट इज इशू, मुद्दा क्या है ना। जैसे मुद्दा बेरोजगारी का है और तुम मोबाइल बांटे पड़े हो, बात समझो, मोबाइल बांट के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट बहुत सबको क्या रोजगार आपने दे दिया, मोबाइल है, स्कूटी है, बात समझो मेरी। मुलायम सिंह जी ने बांटा था लैपटॉप, अब यहाँ पर आलोचना हो जाएगी, मैं किसी की आलोचना पार्टी की नहीं कर रहा हूं, है ना। बट सर बहुत बार पार्टिसिपेशन होता है, लोग बनते हैं समस्याएं, बट वो बस ग्रुप से ग्रुप लेवल पर ही निकल के खत्म हो जाते हैं उससे। हाँ बिल्कुल सही है अर्चना, आपकी बात सही है, यही सब समस्याएं हैं। जिस दिन व्यक्ति थोड़ा सा समाज के बारे में सोचेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बारे में सोचेगा, तो चीजें सही होंगी। देखिए अब आपने बांट दिया लैपटॉप की जगह पे वही लैपटॉप में 17-18 हजार रुपए को लगा होगा ना गवर्नमेंट का, मान लो 15,000 लगा। अब 15,000 में गवर्नमेंट एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलाती, एक नहीं चलाती, एक सर्वे कराती। मेरी योजना आप सुनो, अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करता पूरे प्रदेश में। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं, अभी मैं किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब में यह था कि इंडिया में अगर कोई काम होना है मान लीजिए, और एक वही काम जापान में होना है, या ऐसे कहें इसको, एक इंडियन कंपनी है, ये कंपनी इंडिया की है कोई, और एक कंपनी यही जापान की है, आप समझो, और आपने एक काम दिया कि एक मोहल्ला है, मान लीजिए गोमती नगर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या कोई मोहल्ला है लखनऊ, गोमती नगर वाले बुरा मान जाएंगे, बड़ा वीआईपी मोहल्ला है, तो कोई मोहल्ला है, वहां पर बारिश होती है और पानी भर जाता है इतना इतना, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं, पूरा गुरुग्राम पानी से डूब जाता है, इतना पानी भर जाता है। तो वहां पे इस सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सही किया जाए, इंडियन कंपनी से आप आज देंगे, वो विद इन वीक एक आपको डीपीआर दे देगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक डीपीआर दे देगी विद इन वीक। और जब आप जापानीज कंपनी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये समस्या है, तो वो कहेगी पूरी समस्या आप हमको बता दीजिए, और फिर कहेगी कि 2.5 साल के बाद आना, तब हम आपको डीपीआर देंगे। बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, पेशेंसली सुनिएगा, बोलिएगा नहीं बीच में, मैं तो बताना चाह रहा हूं जो उसको समझिए। ये विद इन वीक दे देंगे, यहां काम चालू हो जाएगा, जनता को लगेगा अरे वाह काम चालू हो गया, नेताजी को फीता काटने में मजा आएगा, गवर्नमेंट को अपना सब दिखाने में मजा आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ काम चालू होने का वीडियो जारी किया जाता है, उद्घाटन का वीडियो जारी किया जाता है, कंप्लीट का, रनिंग का काम कैसे हुआ इसका वीडियो कभी जारी नहीं होता है। ये काम चालू होगा और ये 5 साल तक चलता रहेगा, और वो व्यवस्था सुधरेगी नहीं वहां, 5 साल तक ऐसे चलता रहेगा। 5 साल बाद कहेंगे आप ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप टेस्टिंग करो, वो पानी बरसा और फिर भर गया, कहेंगे ये फेल हो गया। बजट इनका पूरा, ये 5 साल तक इन्होंने काम किया, बजट इनका खूब ज्यादा होगा। जापानीज कंपनी क्या करेगी, 2.5 साल सर्वे करेगी, 2.5 साल में ये पब्लिक से मिलेगी, उनकी प्रॉब्लम को सुनेगी, और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी, और हर घर, हर मोहल्ले के हर हिस्से के बारे में, कहां पर इंडिविजुअल अलग अलग समस्याएं होती हैं, कहीं पर पानी आ नहीं रहा है तो कहीं पर भर रहा है, और कहीं पर भर रहा है तो उसकी निकासी क्या होगी, ये सारी चीजें करके ये 2.5 साल में रिपोर्ट बना के फिर आगे 6 महीने में एकदम से जुटेगी, सारी मशीन लगा के 3 साल में काम खत्म हो जाएगा। और पानी नहीं, अब 2 सीजन का पानी इकट्ठा हो जाए, बढ़िया निकलेगा। और ये 5 साल भी सही नहीं चलेगा, जब तक बन रहा है उसके आगे 5 साल भी नहीं, और ये आगे 50 साल का फुर्सत, बात समझ नहीं, ये होना चाहिए। इससे पॉलिसी मेकिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। आपको कोई काम करना है, कोई काम करना है अपने जीवन में, आप समय दो अपने को, और समय लो दूसरों से, अपने टारगेट से समय लो, और सोचो कि ये एग्जाम पास करना है तो इसकी रणनीति 1 हफ्ते तक खाली यही करो, और इतना सोच डालो, बिल्कुल डिसाइड कर लो कि आप हमको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस यही एग्जाम देना है। फिर अपना एक स्रोत, एक टीचर, एक टेस्ट सीरीज, जो भी आपको वो है उसको तय करो। लोग करते क्या है, दुकान पे जाते हैं, किताब खरीद लेते हैं, फिर 4 दिन 10 दिन पढ़ के फिर कहते हैं ये किताब अब सही नहीं है, फिर अगली लाते हैं, और 30 दिन का समय है, 15 दिन इसी में चला गया किताब खोजने में, बात समझो। तो आप जापानीज से ये उदाहरण लो, पॉलिसी मेकिंग इसे कहते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि आप 2.5 साल डीपीआर के लिए लेते हो और 6 महीने में, क्योंकि सब तैयार है, यहां तक उन्होंने पेपर तैयार कर लिया कि कहां कितने फीट गड्ढा खोदा जाना है, इनके में वहां जाके ये देखेंगे, अच्छा ये ऐसा है,
हमारे यहाँ इंजीनियर भी देसी टाइप के होते हैं, अतरी बड़ा बस बस, है ना, चलो, क्योंकि इंजीनियर कभी आते ही नहीं है, ठेकेदार काम करवाते हैं, इंजीनियर तो केवल पैसा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो डालेंगे और ये पूरी मशीन ही लगाएगी और मशीनों में पूरा प्रोग्रामिंग कर देगी, इस एरिया में लगेगा वो अपने आप उतने गड्ढा खोदेगी क्योंकि पहले से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है। बात समझे, ये है डीपीआर, ये है पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। अब हमारे यहाँ समस्या की पहचान तुरंत करके तुरंत एक्शन, हमेशा भाई कहीं कहीं तो लेना पड़ेगा। अब बाढ़ आई है, जापानी कंपनी को दे दोगे तो लोग बढ़ जाएंगे 2.5 साल, लेकिन वो कहते हैं कि बाढ़ आने से पहले ही हम तैयारी करेंगे, बाढ़ पूर्व तैयारी करेंगे, है ना। वहां भूकंप खूब आते हैं, है ना, वो क्या है, वो फायर उसमें है, पैसिफिक वाली बेल्ट में आता है ना, तो वो बेल्ट में है, वहां पे ज्वालामुखिता भी होती है, भूकंप भी खूब आते हैं, लेकिन भूकंप ज्वालामुखिता उसके बावजूद भी उनका अच्छा बढ़िया उनका सब रहता है, सर्वाइव कर। सुनामी आती है, सुनामी में भी सर्वाइव कर जाते हैं वो। फिर एजेंडा तय करना कि सरकार, एजेंडा सेटिंग, सरकार का ध्यान खींचना, समस्या की पहचान होगी, विधायक जी सरकार के सामने इसको रखें, प्रतिनिधि इसीलिए होते हैं, और फिर जब सरकार का ध्यान खींच जाए तब जाके पॉलिसी बनाई जाएगी, पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी कि वास्तव में इसको कैसे हमको इस समस्या को दूर करना है। और फिर अब जब पॉलिसी बन गई तो नीति को अपनाना होगा, संसद या कैबिनेट के पास जाएगी, वहां पे पास कराई जाएगी, उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी, वहां से पास होगी, और अगर ये पास हो गई तब ये क्रियान्वयन की बारी आएगी, ठीक है। तो यहां से लेके यहां ये काम प्रतिनिधियों का है, ये प्रतिनिधि करेंगे, यहां से यहां तक का ये काम सरकार का है कि नहीं, सरकार और शासन का है कि नहीं, और फिर जमीनी स्तर पर लागू करना, और ये काम फिर किसका हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का ये काम हो जाता है। और फीडबैक, नीति मूल्यांकन, चेक करना कि नीति सफल रही कि नहीं, ये क्रम लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि स्पेशली सिलेबस में रखा गया है, ठीक है, इसको नोट करिए। सरकार द्वारा किसी समस्या को सुलझाने या लक्ष्य को पाने के लिए उठाया गया कदम सार्वजनिक नीति है, ये क्रम नोट करिए। सार्वजनिक नीति में सबसे पहले ये लिखिए, फिर ऐसे डैश लगाइए, 2 नंबर पर ये लिखिए, 3 नंबर पर ये, बाकी ये तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसको आप लिख लीजिए। हमारे यहाँ ये नीति आयोग काम करता है सेंट्रल लेवल पर, जैसे उदाहरण है, पॉलिसी मेकिंग का काम वही करेगा। ऐतिहासिक है, तब भी काम नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, पड़ता है। सोलह से लेके 21 तक 22 महीने में क्या किया, बोला और पहले से बनी थी, बनते 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 एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका उद्घाटन किया, बना दिए, यहाँ तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ, सब इतने झंडे और गाड़ी लेके गए, कैमरे में क्या गया, इतने काफिला ले गए और सब उद्घाटन किया समय वो विधानसभा अभी अध्यक्ष नीति मूल्यांकन चेक करना कि नीति सफल रही है या नहीं, बात समझ में। तो हमारे यहाँ है, जैसे हमारे यहाँ वो डीपीआर बहुत जल्दी बन जाएगा जहाँ फायदे का सौदा होगा, कंपनियां रात भर में बैठ के सब बना के पूरा कर देंगी। अरे हमने ऐसे से देखा है कि उसको ऐसे कट पेस्ट मारते हैं कि दूसरी योजना का वो ऐसे लिखा रहता है और ऊपर सब हो गया, क्योंकि बस झंडा गाड़ना है किसी तरीके से, आज फीता कटवा देना है जल्दी से। आप देखिए चुनाव आने वाले हैं, कई जगहों पे ऐसे होगा, जल्दी 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 जल्दी, हाँ, और सब प्राइवेट कंपनियां हायर करके आजकल करा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, सही बात है, हम संसाधन से हम संपन्न, बौद्धिक विकास हमारे पास अच्छा, सब कुछ हमारे पास, और उसके बावजूद ठीक है। सार्वजनिक नीति के 4 प्रकार होते हैं, 4 मुख्य भागों में इसको हम बांट सकते हैं, है ना। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हॉस्पिटल इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई गरीब तबके का जाएगा या बड़े आदमी जाएंगे, सरकार के हॉस्पिटल सबके लिए है, उसमें विधायक जी भी जाए, उसमें कोई झगड़ू भी जाए, कोई भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है,
वो सबके लिए होते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए है, लेकिन दिक्कत बस यही है कि इसमें गरीब तक बाही जाता है और बड़े लोग जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ सुविधाएं मिलती नहीं है। अभी कल मैं सम्राट चौधरी का कहीं क्लिप एक देख रहा था, माननीय विधायक बिहार, तो उन्होंने कहा कि हम हर प्रखंड स्तर, प्रखंड का मतलब ब्लॉक होता है, प्रखंड स्तर पर हम डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं, और जहां पर नहीं है प्रखंड स्तर पर एक डिग्री कॉलेज होगा। हमारे यहाँ हर प्रखंड पर डिग्री कॉलेज यूपी में नहीं है। अब देखिए वहां भी नहीं होंगे बिहार में। 221 तो क्या संख्या उन्होंने बताई थी, मुझे जहां तक याद आ रही है, हो सकता है डिजिटली मतलब डिजिट हमारे गलत हो सकती है, लेकिन मैंने देखा था। तो अब फिर उन्होंने कहा कि कोचिंग्स हटाई जाएंगी, क्योंकि वहीं पर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा के और कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कराएंगे। ऐसी बातें उन्होंने की। अच्छी योजना है, बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि आप तो कोचिंग चलाते हो, तो आप कोचिंग चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब लोग हैं तो वो जिसको वो आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार की दायित्व वो करना चाहिए, जब उनका है तो अच्छी चीज है ना। तो उन्होंने कहा फिर वही नीट की तैयारी, वहीं पर IIT-JEE की तैयारी, वहीं पर UPSC की तैयारी, ये सब होगी, और इस तरीके से किया जाएगा कि तुमको मौके से मिल जाए। तो देखिए शिक्षा किसी भी देश का, इसके नई कंट्रीज में आप देखोगे, जितने भी ये नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, हर चीज में टॉप क्यों है? एक मैंने मूवी देखी, और उस मूवी में ये दिखाया गया कि एक भारतीय कपल होते हैं, वो जब वहां पर रहते हैं नॉर्वे में, और उनका बच्चा जो है, करप्शन का भी मैं बता रहा हूँ, तो वो बच्चा उनका नॉर्वे की गवर्नमेंट उठा ले जाती है और लेके जाते हैं, वो उसमें नारायण मुखर्जी है ना, मिस चटर्जी वाला, है ना, हाँ चटर्जी वाला। तो खैर वहां पर तो कारण करप्शन होता है, उसमें लोग के बंटवारे होते हैं कि वो जाएगा तो जिसको बच्चा दिया जाएगा उसको पैसा मिलेगा, तो उसमें से कमीशन मिलता है। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ध्यान देती है। एक 2 साल 2.5 साल के बच्चे, वॉइस कट रही है, ठीक ठीक, वीडियो ब्लर हो रही है, वीडियो ब्लर हो रही है, वॉइस कट रही है, वॉइस नहीं है, आवाज ठीक है, देख लेना। हाँ अब देखिए, सही हुआ, आवाज देखिए सही है, बफरिंग बहुत ज्यादा है, वीडियो ब्लर हो रहा है। अब देखिए, वॉइस क्लियर है ना, ओके, सब सही है। ठीक है, एवरीथिंग गुड। चलिए, ये कुछ सर्वर वर्वर का इशू हो जाता है, ठीक ठीक है। किसी भी देश का अगर एजुकेशन सिस्टम सही कर दिया जाए, हेल्थ सिस्टम सही कर दिया जाए, उस देश में फिर क्या बचेगा? भाई लोग स्वस्थ रहे और लोग पढ़े लिखे हो जाए, सब डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, आप किसी को पकड़ के डेवलप नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा है पुनर्वितरणात्मक, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, एक अमीर संपन्न वर्ग से लेकर दूसरे कमजोर वर्ग को देना। गांधी जी कहते थे कि जब भी आप कोई नीति बनाओ तो अपने समाज के सबसे नीचे, जो उसमें गांधी जी का जंतर NCERT में लिखा रहता है, पढ़ा है आप लोगों ने? सबसे निचले तबके के लोगों को देखो कि आपकी जो पॉलिसी होगी, आपका जो कार्य होगा, आपकी जो नीति होगी, वो उनके लिए क्या कार्य कर रही है, उनके उनके लिए कुछ आप सोच रहे हैं कि नहीं। और अगर उनके लिए नहीं सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो वो नीति है, वो आपकी जो पॉलिसी है, वो कमजोर है कहीं ना कहीं, है ना। आप कुछ भी करो उनके लिए देखो। तो हमारे यहाँ जो पुनर्वितरणात्मक की बात की जाती है, ऐसी बहुत से ऐसे प्रगतिशील टैक्स लगाया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, लैंड रिफॉर्म है। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है? इनके पास ज्यादा है, झिंगुरी सिंह के पास, इनकी पोस्तैनी पड़ी हुई है जमीन, बढ़िया मस्त है, और इनके पास बिल्कुल खाने पीने की नहीं है, इनकी हालत खराब है, तो इनसे लेके इनको दिया गया कि नहीं दिया गया? हमारे यहाँ जो भूमि सुधार हुआ लैंड रिफॉर्म्स में, यही लैंड रिफॉर्म का तो यही था ना, जो जिनके पास है नहीं उनको दिया गया, जिनके पास लिमिट से ज्यादा है। अब ऐसे ही काम चलाओ, अब क्या किया जाए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें रिफ्रेश केवल किया था, है ना। हाँ, ऐसे ही देखिए।
वॉइस आ रही है ना, तो आवाज मेरी सुनो, धन्य हो जाओगे उसी में। मैं किसी महान संत से कम हूं क्या? कल से मैं पीला कुर्ता पहन के आऊंगा। अरे मजाक है इसमें, आप देखो मतलब अब सही आ रहा होगा, क्या बताऊं मैं, सब कुछ तो सही चलता है। शायद अंबनिया सुन लिया क्या, कहीं की अभी बुराई किया है, इसको इसकी स्पीड डाउन कर दो। पक्का उनकी वाइफ का वो है, भाभी क्या नाम उनका, उनको हम आंटी तो कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ दिन बाद वो हमको चाचा कहेंगी, और वो जवान होती चली जा रही है, हम लोग बुढ़ा रहे हैं, वो जवान होती चली जा रही है ना। वो इवन उनका जो लड़का है मोटा वाला, वो उनका चाचा लगने लगा है ना। नीता दीदी बोल रहा हूँ, मतलब भाभी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील टैक्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपके ऊपर टैक्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे शुरुआती 10-12 लाख तक छूट, उसके बाद में जब आपकी इनकम 15 लाख हुई, 20 लाख हुई, तो 10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, यही टैक्स की जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनको नीचे वालों को देना चाहिए। तो आप तो देने से रहे, तो गवर्नमेंट कहती है हम तुमसे लेके दे देंगे, तो कैसे देगी, तो हाथ में नहीं देगी, उनके लिए जो ये सब सुविधाएं होंगी ये मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट है। और अगला है, नोट करते रहिए जब बाद में नोट करना पड़े, अगला है विनियामक, रेगुलेटरी, लोगों या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित करना। जैसे सेबी नियम बनाती है, ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, आरबीआई नियम बनाती है, रेगुलेटरी बॉडी है ना। जो भी पर्यावरण के नियम है हमारे यहाँ, पर्यावरण की संस्था एक कौन सी है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो तो ट्रिब्यूनल है, वो रेगुलेटरी बॉडी वो भी है, एनडीपी नहीं है। हम इंडिया में पूछ रहे हैं, यूएनडीपी नहीं, हम इंडिया में पूछ रहे थे, एनजीटी की बात हो रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में लाया गया था, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडी है ना। और तीसरा है कि निष्कर्षण, एक्सट्रैक्टिव, जनता से संसाधन इकट्ठा करना। अब जैसे जनता के पास पैसा आया तो हम बड़े सीना ठोक के कहते नहीं है कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा लग रहा है। तो 4 तरीके की नीतियां बनाई जाती हैं। जनता से संसाधन इकट्ठा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको खर्च किया जाएगा, है ना, इसको खर्च किया जाएगा। और इसको खर्च किस पे किया जाएगा, वही जनता पे ही खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी होगा तो उसमें ये पैसा लगेगा, तो इसलिए सीना ठोक के हम, तो कई बार बहुत मजा आता है, कहते थोड़ा और भले ले ले, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं हमारा पैसा है ना। एक जापानीज, मैं अभी सीरीज देख रहा था कोरियाई, आप सोचोगे कि मैं यही सब देखा करता हूं तो मैनेज कैसे करता हूं, है ना। हाँ कल बताया था, सबसे कंसंट्रेशन मेरा तभी होता है, मैं कुछ काम कंप्यूटर पर कर रहा हूँ 3-4 घंटे का है, तो मैं चला के रख देता हूँ अपना, आगे फोन टाइप कुछ रखा रहेगा और मैं उसको देखूंगा भी नहीं, मैं उसको सुनता रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, और बहुत कंसंट्रेट रहता हूँ मैं। 4 घंटे बैठा रहूंगा, वैसे थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी, कहीं कुछ लगेगी, कहीं खवास लगेगी, दुनिया भर की चीजें लगेगी, और उसमें मैं बैठा रहता हूँ। तो उसमें बहुत बढ़िया एक दिखाया है, ईआरपीबी एक बोर्ड बनाया गया था जो कि स्कूलों में बच्चों को सुधारने के लिए। अब वहां पे जापान, अब खैर इंडिया में भी आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं, इंडिया में भी अब स्कूल बच्चों को मार दो तो कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले बार उनके मम्मी पापा आएंगे, भाई चपले आएंगे कसके, है ना। 1-2 बार तो बहुत तगड़ा वो हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जब तक टीचर्स को बच्चों को मारने की, थर्ड वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, विनियामक है, लोगों द्वारा संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। जैसे आरबीआई अगर ना हो तो बैंक मनमानी करने लगेंगे, सेबी ना हो तो म्यूचुअल फंड सेबी के ही अधीन होता है, तो वो सब मनमानी करने लगेंगे, सेंसस सब बाजार सब प्राइवेट लोग चलाने लगेंगे, है ना। ट्राई ऐसे ही, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म यही है। ट्राई पे एक समय यूपीएससी खूब सवाल पूछता था, हर साल सवाल पूछता था मेंस में, ट्राई पे खूब सवाल पूछा है, ट्राई है ऐसे। तो ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सब क्या करती है, नियामक संस्थाएं, ये करती है। सही चल रहे तो ठीक हो, गलत चल रहे तो इधर गलत कर रहा हो, लगा देंगी बैन, लगा देंगी जुर्माना। देखिए अधिकतर लगा करता है, कहीं एयरटेल पे सुनते होंगे, बट जियो पे नहीं लगता है जल्दी, तो जियो पे कैसे लगेगा। ट्राई किसका, सरकार का, और सरकार किसकी, ऐसे अंबानी की सरकार। आप लोग बहुत गलत बोलते हैं, बात समझ में, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल फंड चाहिए होता है, बात समझ में, नहीं बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला, लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, है ना, हमारे सामने ना बोलिए, हम भाजपा आदमी है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, पूरा सामने आके उसने किया, सब कुछ किया, बवाल हो जाए। तो उसमें ये दिखाया गया कि बच्चे खूब मनमानी कर रहे हैं, और वहां पे बच्चों को कुछ टीचर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मानवाधिकार आ जाता है, राइट आ जाता है ना। चाइल्ड राइट अलग है, चाइल्ड राइट तो एक स्पेशल ही होता है,
हमारे यहाँ देखिए कई केस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। एक बच्चा रेप करता है, रेप करते समय वो बड़ा बन जाता है। नहीं, बच्चा कब से रेप करने लगा, लेकिन वो रेप कर देता है और फिर पता चलता है कि उसकी उम्र 17 साल नहीं, 17 साल 11 महीने 28 दिन थी। 18 साल पूरी नहीं है, 2 दिन कम है, तो वो कैसे रेप कर लेगा? 2 दिन बड़ा हो जाता तो माना जाता, बस उसको ये मान लिया गया। 2 दिन में वो बड़ा समझदार हो जाता। बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ऐसे ही केसेस दिखाए गए हैं और पकड़ पकड़ के फिर ऐसे केसेस सॉल्व किए जाते हैं। निर्भया वाले में छूट गया था। तो हमको लगता है कि रूल्स जो है वो तो ठीक है, नियम कानून तो होने ही चाहिए, लॉ होना चाहिए, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो परिस्थिति जन्य होने चाहिए। जैसे अगर वो रेप कर सकता है तो सजा भी झेल सकता है, और 2 दिन में कौन उसका बौद्धिक विकास हो जाता है कि वो रेप नहीं करता। और ये और सुनिए, और ये कहा है कि वो बच्चा था इसलिए कर दिया, बड़ा नहीं करता है। आप सोचो, इस धरती पे मर्डर करने वाले व्यक्ति से भी खतरनाक रेपिस्ट है ना? आप सोच के देखो, डर लग जाता है। ये देखो रोए मेरे खड़े हो गए हैं, है ना? होता रहता है, अक्सर होता रहता है। IRS हाँ, किसी की बेटी थी, होता रहता है। और बिल्कुल सही आपने अर्चना कहा, कौन सा 18 प्लस नहीं करते हैं? तो जो आप उनको माफ कर दिए कि यार 2 दिन और बड़ा हो जाता है या 2 महीने और बड़ा हो जाता तो बड़ा, उनके उसमें ये है ना जहन में कि हम कुछ भी कर देंगे। उसमें ये समस्या दिखाई गई है कि हम कुछ भी कर देंगे, हमको तो बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जुवेनाइल के चक्कर में जुवेनाइल जस्टिस उनको मिलता है। लेकिन ये इससे घिनौना, रेप से घिनौना इस पृथ्वी पर कोई कुकर्म, कोई कुकृत्य, कोई भी कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे निर्भया कांड में रॉड इस्तेमाल किया गया। आप सोचो, कई बार मृत्यु होती है। आप सोच के देखो कि कितना ये घिनौना है, कितना ज्यादा। तो ऐसी चीजें हैं, तो जुवेनाइल का लाभ मिल जाता है। और जब तक मास्टर जी के हाथ में डंडा हुआ करता था, पहले मैंने देखा है या अपने पापा से और बाबा से कहानियां सुनी है कि टीचर्स अगर निकल जाते थे ना किसी रोड पे, तो लोग ऐसे खड़े हो जाते थे, पैर छू छू के ऐसे खड़े हो जाते थे। और आज जो पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं ना, ऐसे निकलो और सर ठीक है लेंगे सर क्या? क्यों? क्योंकि कोई अनुशासन नहीं रह गया है ना? आपको मैं बताऊं, बड़े बड़े लोग जो हमारी उम्र के बराबर हैं, उनके संस्कार ये है कि वो आके पैर छूते हैं। अजीब लगता है कि यार पैर छू रहे हैं। मैं अपना बता रहा हूं। आजकल के नए नए बच्चे बचते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग सर, जैसे लग रहा है सब्जी उब्जी बेच रहे हैं, मतलब वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार खत्म हो गए, है ना? हाँ, एक सर इनके यहाँ जब तक डंडा ना टूट जाए तब तक मारते थे। वो चीजें कई बार बड़ी अच्छी थी। हमारे यहाँ एक इसके पहले ऑफिस बॉय था, वो काम करता था, तो हमने कहा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तो उसने कहा एक बार हमारे यहाँ स्कूल में मास्टर हमका मार दी। हमका काहे? तो कहीं नहीं मारी, कहीं हमका वो कहीं ना लिख कर लावे, हम लिखा नहीं रहा, हमका मार दी, गिरा के 3 महीना हमरे मारिन। बगैन बप्पा थे बता दिया, अम्मा बप्पा आए, उनके यको करनी बाकी नहीं रखी, और वही दिन नाम कटा दिन के लड़का मरी हो, और नाम दोबारा हम गरीबे नहीं की स्कूल, है ना? हाँ, बड़ी उससे बताया, उनका बहुत अच्छा किया बेटा, जिंदगी इसीलिए चौपट है, तुम्हारे यहाँ पानी भरोगे। अब एटीट्यूड देखो। हाँ हाँ, नहीं पहुंचेंगे, कहेंगे आओ मारो, हमारे सामने भी मारो। हाँ हाँ, पहुंचता ही नहीं था, और अगर पहुंचा, अरे हम अपना डर बताएं। एक बार मोहल्ले में हमारी एक लड़के से लड़ाई हुई, हमने बताया था इसको, 2 रुपया देके मैंने मामला उल्टाया कि घर ना पहुंच जाए। मैंने 2 रुपया मेरे जेब में पड़ा था, मैंने फट से निकाला, हमने कहा इसको लो चुप, कहीं नंबर तुम्हारे मम्मी बताइए, हम कहा 2 रुपया लो चुप। क्योंकि वो अब आज होता, आज का बच्चा कहेगा मम्मी चलो बता, तुझसे पहले हम बता, तेरी उसी में FIR हो जाएगा। मैं समझ रहे, खत्म हो गया। पहले डर से बच्चे पढ़ते थे, सब पता है। अरे कर देंगे बच्चे, कुछ भी कर देंगे, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ नीति आयोग, ये अभी पॉलिसी मेकिंग की सबसे शीर्ष संस्था है। नीति आयोग जो है, ये पॉलिसी मेकिंग की सबसे, पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। अभी दिल्ली में गया था तो इसकी बिल्डिंग को देखा, बस खाली नाम, पहले भी देखा था तो नाम बदल गया है, बस योजना आयोग की जगह नीति आयोग लिख दिया गया। ठीक है, पहले योजना आयोग था, और एक वो था, वो तो खत्म ही हो गया, क्या कहते थे उसको, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वो बहुत बढ़िया पैटर्न था, योजनाएं पास होती थी, 5 साल का लक्ष्य रखा जाता था। अच्छा, अब तो कोई लक्ष्य नहीं रहता है, इसीलिए वैकेंसी भी नहीं आती है।
इसीलिए कुछ होता ही नहीं है। जैसे अब स्टूडेंट का हाल है वैसे देश का हाल है। लेकिन आपको ये नहीं कहना है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि योजना आयोग से बेटर है नीति आयोग, है ना। अब ये तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करता है, तुरंत सारे, अब रेगुलर सब योजनाएं बनती है। पहले 5 साल के लिए बनती थी, लेकिन अब सच है कि बनती नहीं है, लेकिन आप ये सब नहीं कहेंगे, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यूपीएससी ने पूछा है इसको, एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया था यूपीएससी ने। नीति आयोग आया, खुद तैयार किया गया, खुद तैयार किया गया, खुद तैयार किया गया, और बाद में उसमें पूछा फुल फॉर्म। जब वो आया जीएसटी, तो हम लोगों ने जीएसटी 3 पेज का नोट्स बनाया, खूब पढ़ा, और वो पूछा जीएसटी किसके स्थान पर आया। वही इतने क्वेश्चन पूछा एक लाइन का, वैट के स्थान पे, तो यही सवाल पूछा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर ये आया। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद और बॉटम अप अप्रोच, इसमें जब कहा गया तो इसमें ये था कि जो योजना आयोग को माना जाता था कि वो ऊपर से नीचे योजनाएं चलती थी, है ना। इसमें माना गया कि हम क्या करेंगे, हम नीचे से ओरिजिनेट करेंगे, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। समस्या कहाँ है? समस्या जनता के पास है, और जनता को गवर्न करने वाली या उन पे ध्यान देने वाली सबसे छोटी बॉडी कौन सी है? ग्राम पंचायत, फिर स्टेट, फिर केंद्र। तो ये कभी भी पूछा जाए, इसमें सवाल पूछा जाएगा, ये शॉर्ट में आप याद रखिएगा। ये बॉटम अप अप्रोच अपनाती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करती है, चेयरपर्सन इसके प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी सदस्य हैं। मुख्य सवाल यही पूछे जाएंगे। बाकी जो वो है, अब ये बीबीजी रामजी हो गई है ना। ये भी एक कलाकारी बड़ी अजीब हुई है, जो भी है बीबीजी रामजी, ठीक है। अब इसमें रोजगार की दिनों की संख्या कितनी है? 125 दिन कर दी गई है ना। इसको मनरेगा जब शुरू हुआ था तब ये था 100 दिन का। शुरू में इसका नाम नरेगा था, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ऐसे क्या था, एक्ट, वेरी गुड, एक्ट। बाद में महात्मा गांधी कर दिया गया था, अभी तो इसको बीबीजी रामजी कर दिया गया है। 2005 में आई थी, मनमोहन सरकार की ये योजना थी। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। देश ने उस समय तरक्की बहुत की, उस समय ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी। आप याद करके पलट के जरा देखिएगा, 2014 तक ग्रोथ रेट को बहुत अच्छा सुधार दिया था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2006 में वैश्विक स्तर की मंदी आई थी ना, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति ने उसको संभाल लिया था पूरा। मनमोहन सिंह खराब नहीं थे, मनमोहन सिंह बहुत योग्य व्यक्ति थे, है ना। उसका फायदा मिला देश को, ऐसा नहीं है। 1991 में मिला। अब देखिए, हर व्यक्ति, अब जैसे अपने अपने स्वार्थ है हर व्यक्ति के, तो माननीय सोनिया गांधी जी का अपना था कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, बात समझ में। अब 125 दिन का ही हो गया, सही कह रहे हैं आप। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013 का था एक्ट। किसके समय आया? मनमोहन सिंह के समय आया। और अभी किसी से पूछ लो तो क्या मोदी दे रहे हैं राशन, है ना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही दिया जाता है उसको। ये ईयर याद रखिएगा, फटाफट नोट करिए आप लोग तो बिल्कुल प्रसाद के चक्कर में बैठे, कथा हो गई, है ना। और आयुष्मान भारत 2018 में आया, ये इनके समय का है, मोदी सरकार, मोदी। पीएम किसान सम्मान निधि, ये भी मोदी के समय की है, किसानों को सीधे आय सहायता, ठीक है। इसकी डिटेल में भी हम बात करेंगे, एक योजना का वीडियो हमारा क्लास हम लोग करेंगे, है ना, ऑनलाइन वालों को वीडियो, और बाकी यहाँ पे हम लोग क्लास कर लेंगे। 2-3 क्लासेज में महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी देख लेंगे, उससे एक आध सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका ईयर फटाफट नोट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है, ये कुछ योजनाएं हैं, बाकी आगे सब डिटेल में आती रहेंगी, करते रहेंगे हम लोग। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तो उसमें जो अनुशासन, सामने वाली इज्जत बची थी, वो भी खत्म हो गई। कहीं मास्टर देख थोड़ी ना रहा है ना, गपर गपर दाल भात खा रहे हैं और मोबाइल चल रहा है, देख रहे हैं सब लोग, कहाँ कोई पूछ करता है, कंसंट्रेशन और भी ब्रेक हो गया, है ना। सर, हमें लगता है हम्म कांग्रेस और बीजेपी हम्म की कई योजनाएं लाई तो कांग्रेस, हम्म लेकिन उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई जिस तरीके से इन्होंने किया। हाँ, और ये फैक्ट है, फैक्ट है, बिल्कुल सही। इसलिए ये लोग लगातार आ रहे हैं और वो लोग चले गए। गौरी कह रहे हैं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अरे मैं आपको कह ही नहीं रहा था, जो ऐसा करता है उसको कह रहा था, ठीक है। कहने का मेरे मतलब यह है कि थोड़ा सा जब भी टीचर या क्लास का थोड़ा सा एक वो होता है ना, अंदर छवि बनी रहती है कि हम क्लास कर रहे हैं, एक सम्मान होता है, क्लास का सम्मान होता है, तो उससे फर्क पड़ता है, बस ये बात है और कुछ नहीं, है ना। हम लोग तो बहुत खतरनाक टाइप वाली उसमें पढ़ाई किए हैं, शिकायत पहुंच जाती थी, विद्या मंदिर में हम थे, वहां से शिकायत घर पे पहुंच जाती थी, अगर कुछ खैर हमारी कभी पहुंची नहीं, लगता है मेरी कभी शिकायत गई होगी, देखो कभी शिकायत नहीं गई कोई, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने। अब उत्तर प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं हैं, एक जिला, फटाफट नोट करिए, ओडीओपी 24 जनवरी 2018, हर जिले के पारंपरिक शिल्प और उद्योग को बढ़ावा देना, जानते हैं आप लोग। यूपी जनसंख्या नीति 21 से 2030 की है, फर्टिलिटी रेट को कम करना और जो एमआर और आईएमआर है उसमें सुधार लाना,
यूपी सौर ऊर्जा नीति, ये 2022 की है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को। और यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ये 2023 में हुआ था, काफी सफल रहा था, बहुत सफल रहा था ये, है ना। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, वीवीआईपी लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये हर पेपर आप पलटोगे इसमें एक आधे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो ये सब आप ध्यान रखिए। लखनऊ में, हाँ, इन्वेस्टर समिट यही तो हुई थी, हाँ, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है इसी में हुई थी। उस समय हमारा ये संस्थान गोमती नगर में ही था। 18 में नहीं, 23 में हुई थी। 18 में नहीं, 23 में हुई थी। तो 18 में नहीं हुई थी, 23 में ही पहली हुई थी। 2 बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। तो पहली 23 में हुई थी कि पहली कब हुई थी? ये वाली बहुत बड़ी थी, 23 वाली बहुत बड़ी थी। हाँ, सॉवरेन वाला जो कार्ड था, गोल्डन कार्ड, 23 में तो ये बहुत बड़ी हुई थी। बाद में ये होती रहती है 2 बार, हाँ, मिलने। तो ये 23 वाली तो हम बहुत को सही से याद है, रोज कहीं ना कहीं वो वीआईपी मूवमेंट होता था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा अचीवमेंट था। हाँ हाँ, टेंट वगैरह पूरा, हाँ, काफी अच्छे से किया गया था। 18 में हुआ था, लेकिन ये 23 की है। हाँ, ये बहुत बड़ा था आयोजन। ये भी फरवरी में ही हुआ था, इसी समय लगभग लखनऊ में ही हुआ था। बाकी हुआ है, बनारस में भी हुआ है, कानपुर में भी हुआ है, हर जिले में हुआ। बाद में 23 के बाद इन्होंने हर जिले में इन्वेस्टर समिट किया, इन्होंने वहां जिले लेवल पे किया, है ना। और ये जो है, हाँ, ये बड़े लेवल, यहाँ पे विदेशी वो सब आए थे। शासन से जुड़े महत्वपूर्ण आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी, है ना। इसकी जो रिपोर्ट होती है यूपीएससी एग्जाम के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। पूरा जो आपका एथिक्स पेपर है और जो गवर्नेंस का सेकंड पेपर है, इसके लिए इसकी रिपोर्ट के तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी, और ये इसकी बाइबल मानी जाती है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किस रिपोर्ट को शासन सुधार की बाइबल माना जाता है, ऐसे सवाल बनाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप गेस करके बताइए। तो आप ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी जो है। 66 में प्रथम ये प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। पहले मोरारजी देसाई, फिर बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार। यहाँ पे हम फैक्चुअल बात करेंगे, डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। दूसरा आया 2005 में, द्वितीय प्रशासनिक, सेकंड एआरसी, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली बहुत योग्य व्यक्ति है, पता है आपको, कांग्रेस में उस समय थे, है ना। बाल ऐसे उनके रहते थे, सब गायब है ये सब। हाँ, एक एंटनी, वीरप्पा मोइली, ये सब गायब है। जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, बाल यहाँ नहीं है, ऐसे रहते थे। अभी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव भी बहुत बढ़िया व्यक्ति है। उस दिन हमारी मुलाकात उनसे हुई थी, देर तक बात हुई यहीं पे। बिहार के जो चुनाव प्रभारी थे, ओ सॉरी, बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव जीते हैं उसके प्रभारी भूपेंद्र यादव जी थे। आप पूछो ना, हाँ, पूरे नीति निर्माण करता वही थे। और ये जो आरटीआई आया था, ये कई बार सवाल पूछा गया किस प्रशासनिक सुधार आयोग की उसमें आया था, तो ये आरटीआई सेकंड एआरसी में आया था। ई गवर्नेंस इसी में आया था, लोकल गवर्नेंस में इसी पे महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था। तो ये तीनों से रिलेटेड है, आरटीआई, ई गवर्नेंस और लोकल गवर्नेंस। इसके आगे खटाखट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड एआरसी, ई गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस एंड आरटीआई। ठीक है। फिर आता है आपका कुछ जैसे निकाय है, ये तो आप सब पढ़ते ही हैं, इनको रटा होना चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन 324 में है, चुनाव कराना काम है। स्वतंत्र कहाँ करा पा रहा है, मैं कहना नहीं है, लेकिन हम तो ढक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 315 में है, ब्यूरोक्रेसी की भर्ती करना। कैग 148, ये समझ लो पीवाईक्यू लिखा हुआ है, ये सब पूछे गए हैं। और है फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280, राजकोषीय संघवाद, केंद्र और राज्यों में बंटवारा, यही वो करता है। ठीक है, अभी कितने % है? वेरी गुड, 41%। नहीं, इनका ये जीएस बहुत अच्छा तैयार है, स्कोर हमेशा ऐसा रहता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को इसमें काम क्या करना है, आप लोगों को आज से जब भी कहीं नजर आए ये कोई भी
सरकारी योजना नजर आए तो उसमें तुरंत आपको क्या करना है, ये लॉन्च डेट, नोडल मंत्रालय और उसका टारगेटेड जो बेनिफिशियल ग्रुप है जिसको बेनिफिट हम देने वाले हैं, तो उनको हमको नोट कर लेना है। कहीं पर भी कोई भी सूचकांक आप देखेंगे, कोई भी जैसे सुशासन सूचकांक है, अब हम आज अभी आपको पढ़ा दें, ये तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसमें क्या, ये तो दे ही देते हैं, अभी मिल जाएगा, तो कल वाला वो आ जाएगा। वो प्रोसीड होने में कई बार टाइम लग जाता है, तो फिर आप लोगों को तो दिया ही जा सकता था, वो हम दिए नहीं, उधर तो प्रोसीड नहीं हुआ, क्लास ही नहीं प्रोसीड हुई। तो ये आज से जब आप पढ़ोगे तो जैसे अभी का सूचकांक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब अक्टूबर में जब आपका एग्जाम हो रहा होगा या जब कोई भी एग्जाम आप दे तो करंट अफेयर उसके 1 महीने पहले तक अपडेट किया जाता है, मतलब आपको पढ़ना होता है कम से कम 25 दिन पहले, 20 दिन 25 दिन पहले तक, क्योंकि इतना ज्यादा लेटेस्ट और पेपर 1 महीने तो लग ही जाते हैं इनको पेपर बनाने में। एक समय था कि 15 दिन तक करंट अफेयर पूछ लेता था, एक समय ऐसा भी आया था, खटाखट पेपर होते थे, 15 दिन पहले का करंट अफेयर पेपर में, ऐसा तक देखा है हमने। मेरे ख्याल से हाँ, जनवरी टू सितंबर, नहीं 4 अक्टूबर को है ना, अगस्त, सॉरी, हाँ अगस्त, सही कह रहे हैं आप, आधा 10 सितंबर 15 सितंबर हम सब करा देंगे। आज एक अभी हम देखिए करंट की क्लास आज हम लेंगे, तो वो पूरा पत्रिका आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपको मिलती रहेगी, ठीक है। वो आप अगर कह देंगे अच्छा है तो वो अच्छा है, कारण जानते हो क्या है, अच्छा बुरा इस पे डिपेंड करता है। अंग्रेजी में दिया नहीं आपको, बना रखा है वो, चलो आज अभी हम उसको फाइनल कर। तो आप देखिए अच्छा बुरा इस पे होता है कि क्वेश्चन फंसे, आपको अनुभव है, फंसेंगे क्वेश्चन, और ज्यादा नहीं है, सबसे टू द पॉइंट है। जैसे मटेरियल तो उनको तर रहा है चारों तरफ, बहुत मटेरियल है, तो टू द पॉइंट है, 15 पन्ना आप पढ़ सकते हो महीने में, और एक बार पढ़े रहोगे तो रिवीजन में 1-2 घंटे लगेगा, महीने भर का रिवीजन करने में 1-2 घंटे लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार पढ़ लिया, देखिए इनका यही होता है, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब तैयार करते रहना। नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स जारी करता है, स्वास्थ्य सूचकांक है, और आपका कोई भी आया, कुछ भी कोई सूचकांक जारी किया, नीति आयोग के तो बहुत सारे हैं, प्रतिस्पर्धा है, इंडेक्स स्वास्थ्य पे है, या फिर आपका नीति आयोग कौन कौन सा, अरे ढेरों इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है, तो उनको आपको अपडेट करना है। अगर कोई यूपी की रैंकिंग जहां पर भी आपको नजर आए, कोई भी इंडेक्स जारी हुआ है राष्ट्रीय स्तर का, तो यूपी की रैंकिंग को अलग से तैयार करना है। आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, है ना, आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, अभी अपलोड करा देंगे आज, दोनों मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स में जैसे भाग 4 है नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है, ऐसे भाग 9 में पंचायती राज है, ये सब आपके तैयार होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आप ऐसे तैयार करते हैं, जैसे जो शासन और सार्वजनिक नीति जो है उनसे सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड है, उनको शेप देने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको पॉलिसी मेकिंग में जहां पे भी बात आएगी, तो वो आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो करंट अफेयर से पूरा रिलेट होगा, सूचकांक है, आर्टिकल्स है, इन चीजों से ये भाग हो जाएगा, उनसे ये रिलेट हो जाएगा, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। चलिए प्रश्न करते हैं, गुड गवर्नेंस की अवधारणा 1992 में किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने। ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये सवाल आ सकता है। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन के कितने प्रमुख तत्व हैं? तो ये है 8, ठीक है, ये 8 थे ना, ये वाले तत्व पूछे जा रहे हैं, ये 8 थे, ये 8 थे ना, ये, ठीक है, हाँ, संख्या याद रखिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे, नो डाउट। और अगला जो है सुशासन दिवस, तो ये 25 दिसंबर है। और उमंग ऐप की गवर्नेंस की किस मॉडल का बेहतरीन उदाहरण है? नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन है उमंग ऐप, नागरिक। उमंग ऐप का काम क्या है, कोई पता है किसी को? ये भी एक तरीके से वो कर रहा था ना, क्या कहते हैं, जो पहचान लेता था, पहचान तो लेगा ही, ये चर्चा में था, इसीलिए तो उमंग ऐप का उदाहरण दिया गया, तो इस पर डिबेट हुआ था, है ना। उमंग ऐप बताइए जरा क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए, हाँ भाई, मतलब कौशल विकास। बताइए उमंग का फुल फॉर्म क्या है? किसी को उमंग का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? ये 2005 में आया, फरवरी और अक्टूबर 2 डेट है इसमें ना, लागू हुआ और फरवरी में आया था, फरवरी 2005 में आया था और अक्टूबर में ये लागू हुआ था। भारत के प्रथम लोकायुक्त, अगर देते पीसी घोष, नहीं होगा तो है ही है, लेकिन ऐसे भी पूछ लेता है कई बार शॉर्ट में, देखे उमंग का फुल फॉर्म नहीं मिला। हाँ क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू, क्या काम था इसका? हाँ
स्किल डेवलपमेंट का काम, मोबाइल फर्स्ट। ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट जो दे रही है अभी इसमें बवाल हुआ था ना 1971 में। सबसे पहले किस राज्य में लोकायोग, ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है आपका, ये पीवाईक्यू है। नीति निर्माण चक्र का पहला चरण डी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये आपको वो पता होना चाहिए पूरा जो मैंने बताया। सवाल ये इतना सरल नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किस प्रकार की नीति का उदाहरण है? वेरी गुड। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए ना, अगर पढ़े नहीं होगे इन सब क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। टैक्सेशन ये क्या है, ये क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ लास्ट में भी आ रहा है, कलेक्ट करना, निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन जहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, कि जो गरीब है उनको ना देना पड़े और जो ज्यादा कमा रहे हैं वो दें, है ना। और नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? डी को दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना ओडीओपी। अब देखो दो डेट यहाँ पे दी हुई है 18 की, तो है ना, तो ये क्या है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और क्या होता है 24 जनवरी को? बालिका दिवस होता है। और 25 जनवरी को क्या होता है? मतदाता दिवस होता है। हाँ, तो ये तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जो दिवस होता है ना, इसलिए इसको 24 जनवरी को 2018 में माननीय योगी जी ने इसको शुरू किया था, ओडीओपी। बढ़िया योजना थी, बहुत अच्छी योजना है, लोगों को रिकॉग्निशन मिला, थोड़ा सा जीआई टैक्स इसी में मिल गए। लेकिन ऐसा हुआ, यहाँ बहराइच का जानते हो क्या, गेहूं के डंठल से बनी है वो, इसका क्या कर दिया जाए? गेहूं के डंठल से बनी कुछ वो है कलाकृति। अब आपके यहाँ की साड़ियाँ काम की है ना, पान महोबा का है ना, अच्छा बनारस वाला पान, वो वाला, हाँ अच्छा। और वहां पे अभी वाराणसी में एक इनिशिएटिव कोई नया हुआ है, उस दिन मैंने पढ़ा था कि अरे यही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, जीआई टैग तो मिले कुछ, हाँ कुछ बनारस में वो कुछ ऐसे न्यूज आई थी, याद नहीं आ रही है। बनारस में जाम बहुत लगता है, पुराना शहर है, चौड़ीकरण होना, इसी पे कोई न्यूज थी, याद नहीं आ रही मुझे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 और फाइनेंस कमीशन 280। नीति आयोग किस दृष्टिकोण पर कार्य करता है ना, तो बॉटम अप, टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम अप है। ठीक है, 12वां छूट गया। प्रथम प्रशासनिक मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया भी बने थे, तो इसके 66 के प्रथम अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई बने, और 66 में दूसरे अध्यक्ष के हनुमंतैया, ये भी ध्यान रखना। और सेकंड एआरसी के वीरप्पा मोइली, ठीक है ना, सेकंड एआरसी के वीरप्पा मोइली। एआरसी की जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत काम की होती है। एथिक्स के पेपर में तो जितनी भी चीज है जो इससे रिलेटेड है वो सब अब बहुत वास्ट है, बहुत। यूपी पीसीएस और यूपीएससी की कोई तुलना नहीं है, तो कॉपी कर करके इसको भी बर्बाद कर दिए हैं, टफ कर दिए हैं, नहीं तो उसकी। हाँ, मोरारजी के बाद बने थे के हनुमंतैया, ठीक है, उसमें दो लोग थे, मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंतैया बन गए थे। ठीक है, तो ये आपकी उत्तर कुंजी है, यहाँ दी हुई है, बस खत्म हो गया। और कोई बात हो तो बताओ, कुछ क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब मजे में? अर्चना, पूजा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मत बताना गर्मी बहुत पड़ रही है, ये दिक्कत नहीं है, ये मौसम है। ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, इसमें कहाँ ज्यादा क्लास चलेगा, बस दो दिन और चलेगा। हाँ, आज कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, आज कॉन्सेप्ट हो गया। देखो आज हमने क्या कवर किया, आज हम लोगों ने ये देख लिया। अच्छा देखो, शासन और सार्वजनिक नीति हमने देख ली, लोग इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं शासन और सार्वजनिक नीति के आगे जो लिखा है सामाजिक क्षेत्र के विकास में सरकार। लेकिन इससे अब क्या हो गया, एक माइंड मेकअप हो गया, होता क्या, सिलेबस बड़ा साइंटिफिक बनाया जाता है। अब इससे आप कनेक्ट कर गए, अब आगे जब हम बताएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में सरकार, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, हमारी अगली क्लास अभी हम, हाँ सर कल इसी टाइम पर नहीं, कल क्लासें नहीं होगी, कल छुट्टी रहेगी, परसों शाम को होगी। कल बढ़िया मौज करो, है ना। कल क्लास नहीं होगी, कल हमारी सारी क्लास नहीं रहेगी, और क्लासेस रहेंगी, मैम लेंगी जीएस की क्लास आप लोगों की। और अभी जो हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास है वो अभी हम लेते हैं, उसको कितने में सर, एक बात पूछे, अरे इतने पूछो अर्चना, इनसे मिलो, एक हफ्ते बीत गए, अर्चना पूछो।
सर इस लेक्चर का रिकॉर्डेड क्लास कब मिल जाएगा? मुझे नहीं पता, ऐप वाले जाने। जैसे आ जाएगा बस आ जाएगा, हम उसमें कुछ नहीं करते। देखो वो हमको कुछ नहीं करना होता है, क्लास हो गई फिर वो प्रोसीड होकर आती है उसमें, हमको अपलोड थोड़ी करना होता है। जो लोग एक लंबे टाइम बाद स्टडी शुरू किए हैं वो कैसे तैयारी करें? दिक्कत क्या आ रही है? लंबे समय बाद तैयारी शुरू करने के बाद सबकी दिक्कतें अलग होती हैं। कोई बैठ के पढ़ नहीं पाता है, तो किसी को समझ में नहीं आता है, किसी की कोई समस्या होती है। तो आपकी समस्या आप यहाँ पे मत बताइए, आप पर्सनली हमसे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा या फोन कर लीजिएगा। तो अगर रहेगा कि सबके लिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, और अगर ऐसे रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, है कि नहीं? थैंक यू। और ये क्लास 1:30 बजे के आसपास लगेगी, अभी जो अगली क्लास हमारी है। नंबर ये दिन भर तो नंबर पर घूमा करता है, देखो 6307281212 7408281211 लाओ इसी नंबर, देखा जाएगा।